चलिए प्यारे बच्चों, आपके लिए लेके आए हम एक शानदार क्लास जो आपकी रेलवे जैसे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है या एएलपी का एग्ज़ाम है, या प्यारे बच्चों आपका चाहे एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका अग्निवीर का एग्ज़ाम हो, जिन एग्ज़ामों में साइंस आती है, होम गार्ड वगैरह है, इन सब में आप जानते हो कि साइंस का बहुत सारा परसेंटेज देखने को मिलता है। खासकर इसमें आपको बायोलॉजी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? बायोलॉजी से क्वेश्चन भारी मात्रा में आज के उसमें पूछे जा रहे हैं। तो एक शानदार प्रैक्टिस सेट है पर बच्चों, ध्यान देना, इस प्रैक्टिस सेट में हमने जो क्वेश्चन लिया है उसकी शानदार तरीके से जो है डिटेल ली है। तो आप हमारे इस क्लास में जो है अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क के किस हिस्से से जो है निकलती है। ठीक है, चार ऑप्शन है, सेरिबेलम, मज्जा, पॉन्स और आपका सेरिब्रम। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। कहने का मतलब है मज्जा। एक बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों, मज्जा हिंदी में लिखा हुआ है, वैसे तो आप इसे कह सकते हो मेडुला, और पूरा नाम अगर लिखा हुआ आपको मिलेगा तो लिखा हुआ मिलेगा प्यारे बच्चों मेडुला ओब्लोगेंटा। क्या मिलेगा? ओब्लोगेंटा, OBLONGATA। ठीक है, तो ये भी नाम मिल सकता है। अगर ये नहीं मिला तो प्यारे बच्चों आपको मिलेगा ब्रेन स्टेम। क्या मिलेगा? ब्रेन स्टेम जो है इसका नाम मिलेगा। बात यहाँ पर प्यारे बच्चों ब्रेन की हुई है, तो पहले तो हम ब्रेन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसका जो है डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम देखेंगे, देखिए यहाँ पर डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है किसका? ब्रेन का। जैसे ये सेरिब्रम है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखी हुई मिल रही है। मेडुला ओब्लोगेंटा, यहाँ पर ये वाली जो है देखो, ये वाली जा रही है ना, ये हड्डी जो जा रही है यही तो है मेडुला ओब्लोगेंटा। यहाँ पर देखिए रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क के किस हिस्से से निकलती है, तो मस्तिष्क का ये वाला जो हिस्सा है यही तो है रीढ़ की हड्डी, ये वाली, यही नीचे को ऐड हो जाती है। ये है क्या? सेरिब्रम। प्यारे बच्चों सेरिब्रम जो होता है, सेरिब्रम जो होता है ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। कौन सा भाग होता है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। इसको हम बाद में समझेंगे, उससे पहले आप यहाँ पर इसके क्वेश्चन पुटअप कीजिए। देखिए इसमें ईईजी होता है। ठीक है, ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क की गतिविधि दर्ज कराने के लिए जो है किया जाता है। किसका प्रयोग? ईईजी का। ठीक है, ईईजी का मतलब होता है, ईईजी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्सेफेलोग्राम। वहीं होता है प्यारे बच्चों एक ईसीजी। एक क्या होता है? ईसीजी। ईसीजी जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। दोनों में अंतर होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, जो ईईजी है इसका प्रयोग मुख्य रूप से मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों अर्थात इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मापने और रिकॉर्ड करने के लिए जो है क्लिनिक या लैब में किया जाता है। जैसे मिर्गी है, दौरे हैं, नींद है, ट्यूमर है, सिर की चोट है, ब्रेन डेथ है की पुष्टि, इन सब के लिए जो है ईईजी का प्रयोग किया जाता है। और जो ईसीजी है प्यारे बच्चों, ये जो है हृदय की कार्यप्रणाली के लिए है। किसके लिए है? तो आप कहेंगे सर हृदय की कार्यप्रणाली और उसकी गतिविधियों की जांच करने के लिए जो है प्यारे बच्चों ईसीजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर देखिए मस्तिष्क प्रत्यारोपण कभी भी नहीं किया जा सकता। देखिए क्वेश्चन कहता है कि किस अंग का जो है प्रत्यारोपण कभी नहीं किया जा सकता। राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। ठीक है, फिर देखिए मस्तिष्क के ऊपर पाई जाने वाली लेयर्स में सेरेब्रोस्पाइनल द्रव्य भरा होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि मस्तिष्क के ऊपर पाई जाने वाली जो लेयर है उसमें कौन सा द्रव्य होता है, तो आप कहेंगे सेरेब्रोस्पाइनल। ठीक है, फिर देखिए मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस ढांचे में सुरक्षित होता है उसे क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे क्रेनियम कहते हैं। मतलब जिस मस्तिष्क जिसके अंदर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्रेनियम कहते हैं। ठीक है, ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में लगभग जो है 0.01 सेकंड तक बनी रहती है। मानव शरीर के मांसपेशी की गतिविधि को मोटर न्यूरॉन और प्रेरक तंत्रिका कोशिका नियंत्रित करती है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? मस्तिष्क का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए ऊपर जो है 3 परत पाई जाती हैं। वो तीनों परत कौन कौन सी हैं? देखिए एक तो ड्यूरामेटर, दूसरा अरेक्नॉइड, ठीक है, और एक है पायामेटर। तो ये 3 चीजें होती हैं। फिर देखिए अग्र मस्तिष्क के 3 प्रकार होते हैं। कौन से? सेरिब्रम, और इसे ही सेरिब्रम को प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है। एक हो गया सेरिब्रम, एक थैलेमस और एक हाइपोथैलेमस। ठीक है, मस्तिष्क को नियंत्रित करने का कार्य प्रमस्तिष्क करता है, या फिर कह सकते हो सेरिब्रम करता है। मस्तिष्क में प्रेरक संकेत के रूप में थैलेमस कार्य करता है, और थैलेमस ही जो है स्पर्श की सूचना, कहने का मतलब है किसी को अगर टच करते हो आप या छूते हो तो उसकी सूचना कौन? थैलेमस के द्वारा जो है पता चलती है। ठीक है, दर्द वगैरह सब यही थैलेमस बताता है।
मानव मस्तिष्क में तापमान, भूख, प्यास, नींद, पीयूष ग्रंथि के श्रवण को नियंत्रित करने का कार्य जो है हाइपोथैलेमस का होता है। क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से हाइपोथैलेमस क्या कार्य करता है? तो तापमान हो गया, भूख प्यास हो गया, नींद हो गई, पीयूष ग्रंथि के जो श्रवण होता है, रस होता है, वो सबको नियंत्रित करने का कार्य हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, चलिए बात करेंगे आगे। देखिए, तंत्रिका तंत्र के आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य जो है मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। ठीक है, मनुष्य के मस्तिष्क में 8 हड्डियां पाई जाती हैं और वजन जो है 1350 ग्राम का होता है। वजन कितना होता है? 1350 ग्राम का। प्यारे बच्चों याद रखना, 1350 से 1400 ग्राम आपको दिखाई देगा। याद रखना, जो महिलाएं होती हैं, मतलब महिलाओं में वजन जो है 50 ग्राम कम होता है। कितना कम होता है? 50 ग्राम। ठीक है, फिर देखिए, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में मस्तिष्क में पाई जाती है। इसे ही पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। ये मटर के आकार के समान आपको दिखाई देगी। जन्म के बाद मानव के तंत्रिका तंत्र में जो है, यह तंत्रिका तंत्र में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता। कब? तो जन्म के बाद। जितना भी विभाजन होता है वो जन्म के पहले ही हो लेता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना था। अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? 7 या 7 से कम या 7 से ज्यादा, कोई निश्चित नहीं। तो एक बात याद रखना, अम्लीय जो पीएच मान होते हैं उनका जो मान होता है वो 7 से कम होता है। कहने का मतलब ऑप्शन आपका बी ठीक हो जाएगा, 7 से कम होता है। ठीक है, अर्थात 0 से 7 के मध्य होता है। अब देखिए इसके फैक्टर समझिएगा, यहाँ पर पीएच पैमाने का पता किसने लगाया था? प्यारे बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा सोरेनसन ने लगाया था। पीएच पैमाने का पता किसने लगाया था? तो सोरेनसन ने लगाया था। एक बात याद रखना, अगर कभी पीएच की फुल फॉर्म पूछ ले, किसकी फुल फॉर्म? कि पीएच की फुल फॉर्म बताओ, तो पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, या फिर कह सकते हो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोनियम। ठीक है, जिसका अर्थ होता है हाइड्रोजन की शक्ति या हाइड्रोजन का विभव। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्या याद रखना है आपको? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, किसी व्यक्ति के रक्त में अगर जो है पीएच मान में 0.2 का परिवर्तन होता है तो उसकी मृत्यु होने की संभावना पूरी बनी रहेगी। ठीक है, ताप के बढ़ने पर पीएच मान जो है हमेशा घटेगा। ठीक है, पीएच का मान 0 से 14 के बीच ही होता है, चाहे वो अम्लीय हो, क्षारीय हो, चाहे उदासीन हो, तीनों प्रकार में। अब जैसे तीनों प्रकार हैं तो वो यहाँ पर नीचे आप देख लो। पीएच का मान अगर 7 से कम होता है तो अम्लीय होगा। कैसा होता है प्यारे बच्चों? अम्लीय होगा। अगर पीएच का मान 7 से अधिक होगा तो वो क्षारीय होगा। कैसा होगा? क्षारीय होगा। अगर पीएच मान 7 ही है तो वो उदासीन होते हैं, ना अम्लीय होंगे ना क्षारीय होंगे। ठीक है, वहीं अगर सूत्र की बात करूं, देखिए पीएच मान का सूत्र क्या होता है? पीएच मान का सूत्र यहां पर देखिए, इसमें रुक जाओ, देखो पीएच मान का सूत्र अगर आप लगाते हो तो हो जाएगा आपका, या तो आप लगा दो पीएच बराबर माइनस लॉग और ये ब्रैकेट लगा देना H3O+। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है किसका? तो आप कहोगे पीएच मान का। अब एक बात ध्यान रखना, अगर ये देखने को नहीं मिला आपको तो फिर ये वाली वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखो ये वाली वैल्यू आपको देखने को मिलेगी, तो उसमें -log10H+ लिखा मिल सकता है आपको। तो आशा करता हूँ ये वाली बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, लॉग के नीचे 10 जाएगा, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है इस प्रकार से। अब देखिए अगर पीएच मानों की बात करें तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूँगा, एक तरफ क्रमांक है, दूसरी तरफ पदार्थ का नाम है, तीसरी तरफ पीएच वैल्यू है। सबसे पहले पर बात करेंगे हम नींबू की। किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चों? तो नींबू की बात करेंगे। नींबू का रस जो होता है वो 2.2 से 2.4 के मध्य होगा। ठीक है, पीएच मान। ठीक है, वहीं अगर सिरका की बात करूं, देखो सिरका की बात करूं अगर तो ये 2.5 से 3.4 होता है। वहीं अगर शराब की बात करूं प्यारे बच्चों, शराब की अगर बात करूं तो 2.8 से 3.8 होगा। वहीं देखिए टमाटर की बात करूं, टमाटर का जो जूस होता है वो 4 से लेके 4.4 के मध्य होगा। बियर की बात करूं प्यारे बच्चों तो ये 4 से 5 के मध्य होगा। ठीक है, आगे समझिए, देखिए कॉफी क्या गया? कॉफी की बात करूं तो 4.5 से 5.5 होगा। मानव मूत्र की बात करूं अर्थात यूरिया की तो 4.8 से 8.4 के मध्य होगा। मानव की लार, मतलब लार की अगर बात करूं प्यारे बच्चों, ये आपका 6.5 से 7.5 होगा। दूध की अगर बात करूं तो ये आपका 6.4 होता है। फिर देखिए मानव का जो रक्त होगा वो 7.4 होगा। शुद्ध जल की बात करूं प्यारे बच्चों तो ये आपका 7 होगा। समुद्री जल की अगर बात करूं तो ये 8.4 होगा, क्योंकि समुद्री जल जो होता है वो खारा होता है।
आंसू की अगर बात करूं तो ये आपका 7.4 होगा। जो आपका बैटरी का एसिड होता है उसका पीएच मान बहुत कम, आमतौर पर आपको 0.8 से 1 के बीच में देखने को मिलेगा। ठीक है, कितना? 0.8 से 1 के बीच में देखने को मिलेगा। और जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, पानी का एक घोल होता है। तो ये बात याद रखना, ये अत्यधिक अम्लीय होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो आशा करता हूं ये वाला पॉइंट आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन यहां पर आप देखिएगा, इसमें मिलान करना है आपको। क्या कह रहा है, पहले जो क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा। कहना चाह रहा है सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। यहाँ पर एक तरफ तो रोग है और दूसरी तरफ कारक जीव है कि किसकी वजह से ये रोग जो है होता है। आप अगर इसका मिलान करते हैं तो एक बात ध्यान रखना, चिकन पॉक्स जो है ये एक विषाणु है। कहने का मतलब है चिकन पॉक्स का संबंध आपका प्यारे बच्चों विषाणु से हो जाएगा, ए का थर्ड से। ठीक है, तो एक तो या तो बी वाला ऑप्शन ठीक है, या तो डी वाला। अगला एक और देख लो, उससे पता चल जाएगा। टाइफाइड का संबंध जो है आपका, टाइफाइड का संबंध प्यारे बच्चों ये जीवाणु से होता है। टाइफाइड का संबंध जीवाणु का, और दूसरे वाले का लास्ट वाला। तो इस हिसाब से ऑप्शन जो काम करेगा वो हमारा बी वाला ठीक हो जाएगा, ये वाला सही है। देखो ए का थर्ड और बी का फोर्थ। उस हिसाब से सी की अगर बात करूं तो मलेरिया जो होता है, मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। मलेरिया जो है प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। ठीक है, वहीं आगे अगर मैं बात करूं तो दाद रिंगवर्म के लिए एक ही बचा आपका क्या, कवक। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। एक बात याद रखना, जो चिकन पॉक्स होता है प्यारे बच्चों ये विषाणु के कारण होता है। इसमें कौन सा विषाणु होता है चिकन पॉक्स में? तो वेरिसेला। कौन सा? तो आप कहोगे कि वेरिसेला। वेरिसेला जो है जीवाणु एक होता है, वेरिसेला। ठीक है, तो ये वेरिसेला जीवाणु की वजह से होता है। वहीं अगर टाइफाइड की बात करूं प्यारे बच्चों, जो टाइफाइड होता है ये जो आपका सल्मोनेला टाइफी, सल्मोनेला। और जो मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। ठीक है, मलेरिया किसकी वजह से? प्लाज्मोडियम की वजह से। दाद जो होता है प्यारे बच्चों त्वचा पर होने वाला रोग है जो विभिन्न कवकों की वजह से हो सकता है, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने यहाँ समझा। अब देखिए यहाँ पर इसके फैक्ट देखो। फैक्ट सबसे पहले हम बात करेंगे विषाणु की। तो मतलब जो है कि विषाणु या वायरस से होने वाली बीमारियां, वहां पर आपको ट्रिक से याद करना है, पर जो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप ट्रिक याद रखते हो तो याद रखेंगे आप। याद रखना आरआरबी में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखो क्या है कि रेखा हमें हिट करके पोछे छोड़ गई। ठीक है, पोएचे छोड़ गई, सही है। तो रे से हो जाएगा पैर जो रेबीज, खा से हो जाएगा खसरा, और हमें से याद रखना हर्पिस और मेनिनजाइटिस, सही है। और हिट से याद रखना हेपेटाइटिस, फिर टा से ट्रैकोमा। करके आपका साइलेंट रहेगा प्यारे बच्चों, करके आपका साइलेंट रहेगा। फिर देखिए क्या लिखा है, पोएचे। ठीक है, तो पोचे से याद रखना पोलियो, पो से ए से ऐड हो जाएगा, और ऐड से मतलब, और चे से चेचक हो जाएगा। छोड़ गई। ठीक है, छो से क्या होता है छोटी माता, अड़ा से हो जाएगा डेंगू ज्वर, और गा से गलसोद या गलसुआ बोलते हैं उसे, ई से क्या हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। तो ये आपको विषाणु की याद करने की ट्रिक यहाँ पर ध्यान रखनी है। फिर जीवाणु देख लो आप, उसमें भी हम ट्रिक का प्रयोग करते हैं। पंडित का टिक्सी न्यू है। ठीक है, पंडित का टिक्सी न्यू है। पा से हो जाएगा प्लेग, डी से डिप्थीरिया, टा से टाइफाइड, वहीं का से काली खांसी, और टी से टेटनस हो जाएगा, और फिर जो का से कुष्ठ रोग हो जाएगा, सी से सिफिलिस हो जाएगा, न्यू से निमोनिया हो जाएगा, है से हैजा हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट आपकी समझ में बढ़िया तरीके से आ गया होगा, एकदम मस्त और जबरदस्त। अगला देखिए, अनुवांशिकी रोग ट्रिक क्या है? वही क्लिप वही डॉट, वही क्लिप वही डॉट। ठीक है, वा से हो जाएगा वर्णांधता। ठीक है, वर्णांधता, और ही से हीमोफीलिया, क्ली से क्लीने फिल्टर, पा से पटाउ सिंड्रोम, और डा से डाउन सिंड्रोम, और टा से टर्नर सिंड्रोम। तो वही क्लिप वही डॉट। ठीक है, तो पूरा ट्रिक यहाँ पर काम कर गया आपका। देखिए प्रोटोजोआ से होने वाले प्रमुख रोग, ध्यान रखना पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं, ये क्या रहेगी आपकी ट्रिक। तो पापा से क्या हो जाएगा, पहले ये समझ लो, पापा से पूरा पायरिया याद रखना। का से हो जाएगा कालाजार, और माँ से हो जाएगा जो आपका मलेरिया, और पे से हो जाएगा आपका पेचिस, और सोने से हो जाएगा सोने की बीमारी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाले फैक्ट आपकी समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन देखिएगा। क्या कह रहे हैं, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है? तो इसके ऑप्शन के हिसाब से देखें अगर, तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कहने का मतलब है सेरिबेलम।
जो सेरिबेलम होता है प्यारे बच्चों मानव मस्तिष्क का वह भाग है जो संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है। दूसरी बात ध्यान रखना, मस्तिष्क के पिछले भाग में स्थित होता है और इसे ही प्यारे बच्चों जो है इसे ही सेरिबेलम को दो नाम और दिए जाते हैं। एक तो आप क्या कह सकते हो, छोटा मस्तिष्क, छोटा मस्तिष्क कह सकते हो। दूसरा प्यारे बच्चों आप इसे ही अनुमस्तिष्क भी कह सकते हो। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। अब इसके फैक्ट कुछ समझ लीजिएगा, देखिए यहां पर गौर कीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे हम अमाशय की, शरीर से संबंधित है तो उसके फैक्ट देखिए। अमाशय प्यारे बच्चों यहां पर आपको अमाशय का इमेज दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए अमाशय की अगर बात करें तो अमाशय में भोजन लगभग कितने घंटे तक रहता है, क्वेश्चन पूछता है तो आप कहोगे 4 घंटे तक जो है अमाशय में भोजन रहता है। अमाशय में निकलने वाले जठर रस में 2 एंजाइम होते हैं, कौन कौन से, एक पेप्सिन होता है और एक क्या होता है, रेनिन होता है, ठीक है। देखिए छोटी आंत की बात करें तो छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर होती है या 20 से 23 फीट होती है, ठीक है। वही बड़ी आंत की लंबाई की बात करें तो 1.5 मीटर होती है। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, 1.5 मीटर। अगर मैं फीट में बात करूं तो प्यारे बच्चों लगभग आपकी ये 5 फीट होती है, ठीक है। कितनी होती है, 5 फीट के लगभग होती है। 1.5 मीटर तो मैंने आपको बता दिया। फिर देखिए अगर बात करें आंतरिक रस, आंतरिक रस होता क्या है तो प्यारे बच्चों ये क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय। स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग जो है 2 लीटर आंतरिक रस जो है निकलता है या स्रावित होता है। देखिए यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ये बात आप जानते होंगे। इसका वजन जो है 1.5 से 2 केजी का होता है। भोजन में वसा की कमी होने पर यकृत क्या कार्य करता है, कार्बोहाइड्रेट के कुछ भागों को वसा में जो है परिवर्तित करने का कार्य करता है। फिर देखिए मृत आरबीसी को नष्ट कौन करता है, तो यकृत के द्वारा ही जो है मृत आरबीसी को नष्ट किया जाता है। आरबीसी का मतलब क्या होता है, रेड ब्लड कर्पसल्स, ठीक है, अर्थात लाल रक्त कणिकाएं। देखिए यकृत थोड़ी मात्रा में अपने पास लोहा, तांबा और विटामिन को स्टोर करके रखता है, ठीक है। शरीर के ताप पर नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है, तो वो भी प्यारे बच्चों आपका यकृत का ही है। फिर देखिए भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की पुलिस अगर जांच करती है उसकी मृत्यु के कारण को, तो वो यकृत का जो है उसमें परीक्षण किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, आगे अगर बात करें तो पित्त में जल की मात्रा 85% एवं पित्त वर्णक की मात्रा जो होती है वो 12% होती है, ठीक है। पित्त जो है भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। यहां पर आप इमेज में देख पा रहे होंगे। पित्त जो है ये पीले और हरे रंग का क्षारीय द्रव्य होता है जिसका पीएच मान 7.7 होता है, अर्थात 7.7 होता है। बात अग्नाशय की कर लेते हैं। देखिए ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, ठीक है। देखिए इससे अग्नाशयी रस निकलता है जिसमें 9.8% वाटर होता है तथा शेष भाग में जो है लवण एवं एंजाइम होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो अग्नाशयी रस होता है वो प्यारे बच्चों क्षारीय होता है। इसका पीएच मान 7.5 से 8.3 होता है। देखिए बात करें लैंगरहैंस, तो लैंगरहैंस अग्नाशय का एक भाग होता है। ये इसमें जो है तीनों प्रकार के भोज्य पदार्थ अर्थात क्या क्या कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन को पचाने के लिए जो है एंजाइम होते हैं। अगली चीज में बात करेंगे इंसुलिन। देखिए ये अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। इसकी खोज वेंटिंग एवं वेस्ट ने 1921 ईस्वी में जो है की थी। देखिए अगर इंसुलिन की बात करें तो इसके कम श्रवण की वजह से, मतलब इसके अल्प श्रवण से मधुमेह या डायबिटीज नामक जो है रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इंसुलिन के अतिक्रमण से हाइपोग्लाइमीसिया नामक रोग एवं जनन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान जो है कम होने लगता है, ठीक है। देखिए बात करेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र की, ठीक है। तो इसकी रक्त परिसंचरण की खोज जो है 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे द्वारा की गई थी, ठीक है। इसका भार जो है वो लगभग 300 ग्राम होता है और इसके अंतर्गत जो है 4 भाग जो है डिवाइड किए जाते हैं, हृदय, धमनियां, सिराएं और रुधिर। देखिए वृक्क की अगर बात करें तो वृक्क जो होता है मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जनीय अंग एक जोड़ा वृक्क जो है आपका होता है। यहाँ आप इमेज में देख पा रहे हो। इसका वजन 140 ग्राम होता है। इसके 2 भाग होते हैं, ठीक है। बाहरी भाग को कॉर्टेक्स तथा भीतरी भाग को मेडुला कहा जाता है, सही है। प्रत्येक वृक्क लगभग 1,30,00,000 वृक्क नलिकाओं से जो है मिलकर बना होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं तो नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन ही जो वृक्क की कार्यात्मक इकाई है, ये बात आपको ध्यान रखनी है।
नेफ्रॉन में एक छोटी प्याली नुमा रचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, बोमेन संपुट कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है प्रति मिनट औसतन 125 मिली अर्थात दिन भर में 180 लीटर जो है रक्त निस्पंद होता है, पंप होता है। ठीक है, इसमें 1.45 लीटर मूत्र रोजाना बनता है, बाकी निस्पंद वापस रक्त में अवशोषित हो जाता है। सामान्य मूत्र की अगर बात करें तो 95% पैर बच्चों उसमें जल की मात्रा होती है, 2% पैर बच्चों नमक होता है। कितना नमक होता है, तो आप कहोगे कि सर 2% इसमें जो है नमक की मात्रा होती है। 2.7% यूरिया एवं 0.3% इसमें यूरिक अम्ल जो है पाया जाता है। ये ध्यान रखना है आपको। देखिए अगर बात करें तो मूत्र का रंग जो है हल्का पीला एवं इसमें उपस्थित वर्णक जो होता है यूरोक्रोम के कारण ये पीला होता है। ठीक है, देखिए यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। मूत्र अम्लीय होता है जिसका पीएच मान 6 होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो अम्लीय मूत्र जो होता है उसका पीएच मान 6 से कम होगा और क्षारीय अगर मूत्र होता है तो उसका 8 से अधिक होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए वृक्क में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। ठीक है, बात अगर मस्तिष्क की करें तो देखिए मनुष्य जो मस्तिष्क अस्थियों के खोल क्रेनियन में बंद रहता है। मनुष्य में जो मस्तिष्क होता है वो क्या होता है, एक खोल होता है पैर बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, क्रेनियन। तो क्रेनियम में वो जो है बंद रहता है। फिर बात करें तो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। ठीक है, सेरिब्रम, देखिए सेरिब्रम यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है जिसके अंतर्गत मनुष्य की बुद्धिमत्ता, शक्ति, ज्ञान, चिंतन का केंद्र होता है। सेरिबेलम मैंने क्वेश्चन में आपको बता दिया था। बात करें थैलेमस की तो ये जो है दर्द, ठंडा तथा गर्म को पहचानने का कार्य करता है। ईसीजी का प्रयोग मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए जो है किया जाता है। मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका और 31 जोड़ी जो है मेरु रज्जु तंत्रिका पाई जाती हैं। ठीक है, इसी के अंतर्गत प्यारे बच्चों अगर बात करें हम कंकाल तंत्र की, किसकी बात करेंगे, कंकाल तंत्र की। यहां पर आप कंकाल तंत्र देख पा रहे हैं। देखिए कंकाल तंत्र की अगर बात करूं तो कंकाल तंत्र की जो हड्डियां होती हैं वो कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम से आपकी बनी होती हैं। ठीक है, कंकाल को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक क्या है अच्छी कंकाल और दूसरा क्या है उपांगी कंकाल। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छी कंकाल की अगर बात करें तो इसमें कपाल, पसलियां, मेरुदंड और कंठिका आता है। वहीं अगर उपांगी कंकाल की बात करें तो फिर इसमें अस्थियों के दीर्घ, लघु, चपटी, बेड़ोल एवं सीजेमॉइड अस्थियों में बांटा गया है। ठीक है, अब देखिए अगर बॉडी में क्वेश्चन बोलता है कि कितनी हड्डियां होती हैं टोटल, तो 206 हड्डियां आपकी बॉडी में होती हैं। ठीक है, अब देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर पूरे सर की बात करूं मैं, पूरे सर की बात करूं कि टोटल सर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो टोटल सर में आपकी 28 बोन्स होती हैं। कितनी बोन्स होती हैं आपके, 28 बोन्स होती हैं। वो 28 बोन्स कौन कौन सी है, देखिए 8 तो खोपड़ी में, कान में 6 और 14 चेहरे में। चेहरे में अगर क्वेश्चन बोलता है कि कितनी हड्डियां होती है तो भाई साहब चेहरे में केवल जो है आपकी 14 हड्डियां होती हैं जो इस वाले भाग में आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान रखना कि 28 पूरे सर में होती हैं और खोपड़ी में 8, कान में 6 और चेहरे में 14 हड्डियां जो है आपको देखने को मिलेंगी। तो इस प्रकार से आप ध्यान देंगे। कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है। पसलियां कितनी होती हैं, 24 होती है। अंश मेखला या हसली 1 होती है। दोनों हाथ की अगर बात करें तो एक बात ध्यान देना, अगर बाहु में 1-1 हड्डियां होती हैं 2 हो जाएंगी, कोहनी में 2-2 हड्डियां होती हैं 4 हो जाएंगी, कलाई में 8-8 हड्डियां होती हैं 16 हो जाएंगी, हथेली में 19-19 हड्डियां होती हैं आपकी 38 हड्डियां जो है हो जाएंगी। इस प्रकार से दोनों हाथ में आपने यहाँ पर समझ लिए, एक होती है पैर में जो आपकी श्रोणी मेखला। फिर देखिए दोनों पैरों में अगर बात करें तो 58 हड्डियां होती हैं, 29-29 दोनों पैरों में हड्डियां होती हैं। तो दोनों मिलाकर कितनी हो गई 58, तो ये टोटल मिलाकर कितनी हो जाती हैं 206 हड्डियां आपकी हो जाती हैं। आशा करता हूं फैक्ट समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बात करेंगे कशेरुक दंड की। क्या है कशेरुक दंड, तो इसकी लंबाई 70 सेंटीमीटर होती है तथा 26 अस्थियां होती हैं। कशेरुकी की कुल संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है। ठीक है, पहली कशेरुकी का नाम एटलस तथा अंतिम कशेरुकी का नाम जो है कॉक्सियल होता है। इसे टेल कशेरुकी भी कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कशेरुकी में एक होल होता है जिसमें से मेरु रज्जु तथा स्पाइनल कॉर्ड गुजरता है। स्पाइनल कॉर्ड को जो है शरीर का दूसरा मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, देखिए पीयूष ग्रंथि की बात करें तो ये कपाल की
स्फेनाइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होता है, इसको सेल टर्सिका कहते हैं। ठीक है, देखिए अगर बात करें पीयूष ग्रंथि का भार कितना होता है तो 6 ग्राम की होती है और इसे ही मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। देखिए अगर बात करें तो इससे कई प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं जैसे एसटीएच, इसकी कमी से मनुष्य में जो है बौनापन आपको देखने को मिल सकता है। आउटी ग्रंथि की बात करें, आउटू ग्रंथि की बात करें तो मनुष्य के गले में श्वास नलियां ट्रैकिया के दोनों ओर लैरिंग्स के नीचे जो है स्थित रहती हैं। ठीक है, इससे निकलने वाले हार्मोन की अगर बात करें थायरोक्सिन एवं ट्रायोडोथायरोनिन है, इसमें आयोडीन जो है अधिक मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आ जाइए अगला बात करें तो देखिए थायरोक्सिन की कमी से होने वाले रोग। देखिए जड़ मानवता है, घेंगा है और कैल्सीटोनिन, ये 3 प्रकार के रोग जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट है, और भी तो हो सकते हैं लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर इस रोग की बात करें तो बच्चों में होता है, इसमें बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास जो है वो नष्ट हो जाता है, मतलब होता तो है उसमें कमी पाई जाती है। ठीक है, घेंगा की बात करें तो भोजन में आयोडीन की कमी से ये रोग उत्पन्न हो जाता है। इस रोग में थायराइड ग्रंथि के आकार में बहुत वृद्धि होने लगती है। कैल्सीटोनिन, जब रुधिर में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तब ये हार्मोन जो है मुक्त होता है। ठीक है, अब देखिए बात अगर करें जनन ग्रंथियों की, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए अंडाशय, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, ये 4 फैक्ट आपको इसमें ध्यान रखने। अंडाशय, इसके द्वारा निम्न हार्मोन को जो है स्रावित किया जाता है। एस्ट्रोजन अंडवाहिनी के परिवर्तन को पूर्ण रूप होता है। ठीक है, यह उसको पूर्ण करता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन, यह एस्ट्रोजन से सहयोग कर स्तन वृद्धि करने में सहायता करता है। ठीक है, इसमें जो है स्त्रियों में स्तन वृद्धि आपको देखने को मिलेगा। रिलैक्सिन, गर्भावस्था में यह अंडाशय, गर्भाशय एवं अपरा में उपस्थित रहता है। यह हार्मोन प्यूबिक सिंपसिस को मुलायम करता है। ठीक है, और ये गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करता है ताकि बच्चे को आसानी से जन्म देने में थोड़ा सा आसानी रहे। ठीक है, बात करेंगे वृषण की। देखिए वृषण टेस्टिज को कहते हैं, इससे निकलने वाले हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ठीक है, ये पुरुष उचित लैंगिक लक्षणों के परिवर्तन को एवं यौन आचरण को प्रेरित करने का कार्य करता है। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? ठीक है, सबसे छोटी कोशिका जो है प्यारे बच्चों किसकी होती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। कहने का मतलब है सबसे छोटी कोशिका जो है प्यारे बच्चों माइकोप्लाज्मा की होती है। इसके फैक्ट अगर देखें तो यहाँ पर गौर कीजिएगा। देखिए मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। देखिए 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज जो है पतली कार्क के टुकड़े में देखकर जो है की थी। वहां बात करें तो ल्यूवेन हॉक, कौन? ल्यूवेन हॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिका की खोज जो है तालाब के जल में की थी। सही है, सबसे बड़ी जो है ज्ञात कोशिका कौन सी है? तो पहले बच्चों ये शुतुरमुर्ग का अंडा है। वहीं कोशिका का सिद्धांत जो है, कोशिका का सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का प्यारे बच्चों क्या नाम था? तो स्लाइडन एवं स्वान नाम था। ठीक है, फिर देखिए कोशिका की अगर बात करें प्यारे बच्चों, अगर कोशिका पूछो कि कोशिका कितने प्रकार की होती है, ठीक है ना, कोशिका कितने प्रकार की होती है, तो आप एक बात कह सकते हो कि कोशिका जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। ठीक है, कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक तो होती है प्रोकैरियोटिक, ठीक है, और एक होती है प्यारे बच्चों यूकैरियोटिक। ठीक है, एक होती है यूकैरियोटिक। ये 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। देखिए अगर बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, कौन सी कोशिका प्यारे बच्चों? प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है ये मोनेरा जगत के प्राणी में पाई जाती है। कौन से जगत के? तो मोनेरा जगत के प्राणी में पाई जाती है। कौन सी कोशिका? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होती है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं ये कोशिकाएं अपेक्षाकृत जो है छोटी एवं सरल होती हैं, और दूसरी बात इसमें जो है स्पष्ट नाभिक नहीं होता, बल्कि एक न्यूक्लियोटाइड जो है क्षेत्र होता है जिसमें डीएनए मौजूद होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे देखिए, बात करें तो माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है। ठीक है, देखिए यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, और देखिए यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली जो है फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है प्यारे बच्चों? तो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। आगे देखिए कोशिका झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है? तो अर्ध परागम्य में होती है। सही है, प्लाज्मा झिल्ली कोशिका के कुछ पदार्थ को कोशिका के भीतर तथा बाहर आने जाने की अनुमति देता है। यह बात आपको प्यारे बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखनी है। आगे देखिए बात करें तो आगे देखिए पादप कोशिका या वनस्पति कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है?
सेल्यूलोज की बनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो है कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है, तो आप कहोगे कि सर सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, आगे देखिए सेल्यूलोज भित्ति पौधों में सेलों में पाई जाती है। ठीक है, देखिए एक बात ध्यान रखना, प्लाज्मा झिल्ली हो, चाहे कोशिका झिल्ली हो, चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, चाहे चयनात्मक परागम में झिल्ली हो, प्रोटीन और लिपिड से जो है ये प्यारे बच्चों आपकी बनी होती है। आगे देखिए कोशिका कला, कोशिका द्रव्य, केंद्रक भाग, वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो ये जो आपने पॉइंट समझे बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए देखिए क्वेश्चन अगला क्या कहना चाहता है, कह रहा है केप्टा हिटमस किसका वैज्ञानिकी नाम है। प्यारे बच्चों केप्टा हिटमस जो है ये आपका बकरी का वैज्ञानिकी नाम है। किसका, बकरी का। ऑप्शन आपका बी वाला ठीक हो जाएगा। आइए इसके फैक्ट समझ लेते हैं। फैक्ट क्या है यहां पर गौर कीजिएगा। देखिए एक तरफ जीवों के नाम है और उनके वैज्ञानिकी नाम दूसरी तरफ है। मनुष्य का जो वैज्ञानिकी नाम है प्यारे बच्चों वो होमो सैपियंस है। ठीक है, बाघ का जो वैज्ञानिकी नाम है पैंथरा टाइग्रिस है। मोर का वैज्ञानिकी नाम प्यारे बच्चों पावो क्रिस्टेटस है। ठीक है, ऊंट का वैज्ञानिकी नाम क्या है, तो कैमेलस, और ये आपका डोमेडेरियस है। ठीक है, आगे देखिए शेर का वैज्ञानिकी नाम प्यारे बच्चों पैंथरा लियो है। ठीक है, चीता का पैंथरा पार्डूस है। सही है ना। और भालू का वैज्ञानिकी नाम प्यारे बच्चों उर्सुस मेटिटमस और आपका कॉर्नी वेरा है। खरगोश का जो है ऑरिक्टोलेगस और आपका कुनिकुलस, ये प्यारे बच्चों आपका खरगोश का है। हिरन की बात करें तो सर्वस एलाफस जो है हिरन का वैज्ञानिकी नाम है। लोमड़ी का प्यारे बच्चों क्या है, तो कैनिडे है। ठीक है, लंगूर का क्या है, होमिनोडिया। सही है। बारहसिंगा की बात करें प्यारे बच्चों तो रुसवर्स डूसा सेली है, डुआ सेली भी बोल सकते हो। ठीक है, मक्खी की बात करें तो मस्का डोमेस्टिका है। ठीक है, मस्का डोमेस्टिका बोल सकते हो। तो इस प्रकार से यहां पर आपने कुछ जीव समझे। बाकी इधर देख लीजिए, मेढक का प्यारे बच्चों आपका रैना टिग्रीना हो जाएगा। बिल्ली का जो है फेलिस डोमेस्टिका है। ठीक है, कुत्ता का जो है कैनिस फैमिलियर्स हो जाएगा। गाय का प्यारे बच्चों बॉस इंडिकस बहुत इंपॉर्टेंट है। भैंस का बुबालस बुबालिस है। सही है। बैल का बॉस प्रिमिजिनियस टॉरस है। वहीं आगे देखिए बकरी का प्यारे बच्चों बता चुका हूं कैप्टा हिटमस है। ठीक है, भेड़ का ओवीज अराइज है। सुअर का प्यारे बच्चों सुस्फ्रोका डोमेस्टिका है। आगे देखिए हाथी का एफिलोस इंडिका है। डॉल्फिन का प्यारे बच्चों प्लेटेनिस्टा गैंगेस्टिका है। ठीक है, घोड़े का इक्वस कैबेलस है। आम का मैग्नेफेरा इंडिका। तो प्यारे बच्चों ये वाला पॉइंट आपकी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला क्या कहना चाहता है, कह रहा है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम प्यारे बच्चों क्या है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरोल है। क्या है प्यारे बच्चों, टोकोफेरोल। किसका, विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है प्यारे बच्चों टोकोफेरोल है। आइए कुछ फैक्ट हैं वो समझिए। देखिए यहां पर ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, एक तरफ क्या लिखे हुए हैं विटामिन, और एक तरफ लिखे हुए प्यारे बच्चों रासायनिक नाम, और एक तरफ लिखे हुए कमी के कारण होने वाले रोग। जैसे देखिए अगर बात करें तो विटामिन ए की कमी से प्यारे बच्चों रतौंधी हो जाती है, और इसका रासायनिक नाम क्या है विटामिन ए का, तो रेटिनोल है। प्यारे जो विटामिन बी1, कौन सा विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन, और प्रॉब्लम क्या होती है प्यारे बच्चों, तो बेरी बेरी हो जाता है। सही है। आगे देखिए विटामिन बी2, इसका रासायनिक नाम जो है आपका राइबोफ्लेविन है, और इसमें जो प्रॉब्लम होती है विटामिन बी2 से वो एंगुलर स्टोमाटाइटिस होती है। ठीक है, ये है क्या, ये समझ लो थोड़ा सा प्यारे बच्चों। बी2 की वजह से जो एंगुलर प्रॉब्लम होती है उसके बारे में अगर थोड़ा सा बताऊं तो जैसे गले में खराश है, होठों और मुंह के म्यूकोसा के घाव बन जाते हैं, और जीभ में सूजन सी आपको महसूस होती है, आंखों में सूजन सी महसूस होती है विटामिन बी2 की कमी से। वहीं बात करें बी3 की तो प्यारे जो विटामिन बी3 का जो रासायनिक नाम है वो नियोसिन है, और इसमें जो है पेलाग्रा जैसी बीमारी हो जाती है। अब बात पेलाग्रा की कर लो तो इसमें जो है पेलाग्रा में आप ऐसा कह सकते हो कि त्वचा, पाचन तंत्र और तंत्रिका तंत्र में जो है प्यारे बच्चों आपकी समस्या पैदा कर देता है। कौन, पेलाग्रा। विटामिन बी5 की बात करें तो प्यारे बच्चों इसका जो रासायनिक नाम है वो पेंटोथेनिक होता है, और वहीं अगर बात करें तो परेस्थीसिया जो है इसमें आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। परेस्थीसिया क्या है, अगर इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो आप ऐसा कह सकते हो, क्या कह सकते हो, इसमें थकान है, सर दर्द है, और प्यारे बच्चों हाथ पैरों में शून्यता आ जाती है, बेचैनी लक्षण आपको दिखाई देंगे। ठीक है,
विटामिन B6 की वजह से अगर बताऊं तो इसमें पैराडॉक्सिन रासायनिक नाम है, और अराक्तता जो है ये प्रॉब्लम इसमें आ जाती है। तो अरक्तता से जो प्रॉब्लम होती है बच्चों वो सबसे ज्यादा शिशुओं में होती है। शिशुओं में क्या होगा, त्वचा रोग है, एनीमिया है, मानसिक बदलाव देखने को मिलेगा, दौरे जैसी संभावनाएं बन जाती हैं। आगे देखिए विटामिन B7 की बात करें, किसकी बात करें, विटामिन B7 की। तो B7 का रासायनिक नाम जो है प्यारे बच्चों आपका बायोटिन है, और इसमें जो है त्वचा का प्रदाह होता है, ठीक है। विटामिन B9 जो है प्यारे बच्चों इसमें फोलिक अम्ल की प्रॉब्लम है, मतलब रासायनिक नाम है। और प्रॉब्लम की बात करें तो महालोहप्रसु अरक्तता होती है। इसमें समझिए प्यारे बच्चों इसका सबसे बड़ा काम जो होता है हमारे शरीर में वो होता है शरीर के लिए जितनी भी मतलब जो है आरबीसी होती हैं उनके उत्पादन के लिए बहुत जरूरी है। कहने का मतलब है रेड ब्लड कर्पसेल्स अर्थात लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए, और डीएनए और आरएनए के निर्माण के लिए भी इसकी जरूरत होती है। किसके लिए, डीएनए और आरएनए के निर्माण के लिए भी प्यारे बच्चों इसकी जरूरत होती है। चलिए आगे देखिए विटामिन B12, इसके जो रासायनिक नाम है मेथिल कोबालामिन है। क्या है, मेथिल कोबालामिन। इसमें भी जो है प्यारे बच्चों अरक्तता जैसी प्रॉब्लम आपको दिखाई देगी। देखिए थकान है, एनीमिया जैसी पाचन संबंधी समस्याएं मिलेंगी, त्वचा और बालों पर समस्याएं होंगी, सही है। वजन में कमी आएगी, भूख में कमी आएगी, जीभ जो है उसमें दर्द सा महसूस करोगे, ये प्रॉब्लम B12 की वजह से होती है। फिर देखिए विटामिन C, देखिए एस्कॉर्बिक अम्ल इसका जो है रासायनिक नाम है, और इसमें स्कर्वी प्रॉब्लम हो जाती है, ये तो आप जानते ही होंगे। तेरे में जो सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत पड़ती है कहां से, बेरी से नीचे, ठीक है, और अरक्तता तक, यहीं तक। फिर देखिए C से स्कर्वी हो जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन D प्यारे बच्चों ये कोलिफेलिसफेरोल है, ठीक है, क्या, कोलेकैलिसफेरोल। अब इसमें जो है सूखा रोग हो जाता है, ठीक है, कौन सा रोग, सूखा रोग। विटामिन E की कमी से प्यारे बच्चों तो देखिए रोग तो क्या होता है, इसमें कम उर्वरता आपको नजर आएगी। दूसरी बात आपको क्या, विटामिन E का रासायनिक नाम टोकोफेरोल्स है। क्या है, टोकोफेरोल्स। इससे क्या होता है, सबसे बड़ी बात यह है प्यारे बच्चों इसकी कमी से, विटामिन E की कमी से प्रजनन क्षमता जो है वो क्षय होती है, ठीक है। आगे देखिए विटामिन K की बात करें, विटामिन K तो मेनाक्विनोन, रक्त का थक्का ना जमना इसका बहुत बड़ा कारण बन जाता है विटामिन K का। तो ये वाले पॉइंट आपने बढ़िया तरीके से समझ लिए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, कह रहा है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। प्यारे बच्चों अभी पीछे बताया था मैंने, स्कर्वी रोग में जो है विटामिन C की प्रॉब्लम हो जाती है। कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप कहेंगे कि विटामिन C की प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए अगला क्वेश्चन, पादप रोग विज्ञान के पिता कौन है, किसके पिता, तो पादप रोग विज्ञान के पिता कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा E.G. बटलर। E.G. बटलर जो है पादप रोग विज्ञान के पिता है। देखिए इसके फैक्ट क्या है प्यारे बच्चों, फैक्ट क्या है इसके, तो सबसे पहले हम अजैविक रोग समझ लेते हैं, उसके बाद प्यारे बच्चों उसके बाद हम जैविक रोग समझेंगे जो पादप के कारण आते हैं, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले अजैविक रोग क्या है, तो देखिए नींबू में डाई बैंक रोग अर्थात कॉपर की कमी आपको दिखाई देगी, सही है। आंवले में आंतरिक निक्रोसिस अर्थात बोरोन की कमी की वजह से दिखता है। फिर देखिए नींबू में लिटिल लीफ रोग, मतलब पत्तियां जो है छोटी हो जाती हैं कॉपर की कमी की वजह से, सही है। आम में लिटिल लीफ रोग जस्ता की कमी की वजह से आम की पत्तियां जो है वो छोटी हो जाती हैं। मटर में मार्स रोग प्यारे जो मैग्नीज की कमी की वजह से, सही है। धान में खैरा रोग जस्ता की कमी की वजह से। प्यारे बच्चों यहाँ पर जितना भी आयरन वगैरह है, ऑक्साइड, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखेंगी। फिर देखिए फूल गोभी में व्हिप टेल रोग प्यारे बच्चों मॉलिब्डेनम की कमी की वजह से होता है। फिर देखिए चुकंदर में हार्ट रॉट रोग, ये बोरॉन की कमी की वजह से होता है, ठीक है। आलू का ब्लैक हार्ट रोग, ये भंडारण में ऑक्सीजन की कमी की वजह से, O2 की कमी की वजह से आपको देखने को मिलेगा। फिर देखिए फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग बोरोन की कमी की वजह से। आपने क्या समझा प्यारे बच्चों, अजैविक रोग समझे। आइए कुछ जैविक की बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। पादप रोग के कारण क्या हो सकते हैं, काउजेज ऑफ प्लांट डिजीजेस के, सही है। देखिए तंबाकू की बात करें, तंबाकू आलू है, कोई भी हो, चाहे फल फलहरी हो या कोई भी चीज हो, दूसरी तरफ दी गई है उसका रोग। और तीसरा प्यारे बच्चों क्यों होता है, कौन सा वायरस है, ठीक है। और फिर देखिए विषाणु, जीवाणु और कवक, तीन चीजें हमने यहाँ पर ली हैं, सही है, समझो।
तंबाकू में कौन सा रोग? मोजेक रोग। क्यों हो जाता है? क्योंकि टोबैको मोजेक वायरस इसमें एंटर कर जाता है, ये एक विषाणु जनित रोग है। आलू की बात करें तो मोजेक रोग, प्यारे बच्चों पोटैटो वायरस एक्स एंटर हो जाता है, विषाणु जनित रोग है। केले के पौधे का बौना हो जाना, प्यारे बच्चों बंकी टॉप ऑफ बनाना कहते हैं इसे, और बनाना वायरस 1 जो है इसमें एंटर हो जाता है, विषाणु वाला रोग है, ठीक है। आलू की बात करें प्यारे बच्चों तो सैथिल रोग या रिंग रोंग बोलते हैं इसे, रिंग रोंग रोग किस फसल में होता है? तो आप कहोगे आलू में होता है, ठीक है। भाई कौन सा जीवाणु इसमें एंट्री मारता है? तो स्यूडोमोनास सोलेनोसोरियम, ठीक है, ये जो है इसका जीवाणु का नाम है प्यारे बच्चों। तो ये एक प्रकार का जीवाणु जनित रोग है। धान अंगमारी रोग खूब सुना होगा आपने, क्या अंगमारी रोग हो गया है धान में, किसकी वजह से? तो जेंथोमोनास ओराइजी की वजह से, प्यारे बच्चों जीवाणु वाला रोग है, ठीक है। नींबू साइटस कैंकर जेंथोमोनास सेटरी की वजह से हो जाता है, जीवाणु जनित रोग है। गेहूं, इसमें पहले जो टुंडू रोग हो जाता है, कौन सा रोग? टुंडू। कोरिनोबैक्टीरियम इंडोबायोटिकम एक जीवाणु है जो इसमें एंटर कर जाता है, ठीक है। आलू में वार्ट रोग, ये सिनकिट्रियम इंडोबायोटिकम की वजह से हो जाता है, ये भी जो है पहले जो कवक की वजह से होता है। बाजरा में ग्रीन ईयर रोग, ये जो है स्केल रोस्पोरा ग्रेनिकोला की वजह से हो जाता है, और ये एक पहले जो कवक जनित रोग है, ठीक है। मूंगफली, इसमें टिक्का रोग आपको देखने को मिलेगा। सर्कोस्पोरा पर्सिनेटा कई बार पूछा गया है, बच्चों कवक से संबंधित रोग है, ठीक है। आगे देखिए गेहूं का किट्टू रोग और गेहूं का ढीला कंड, ठीक है, ये दो प्रकार के रोग जो प्यारे बच्चों गेहूं के लिए है, और एक तो ये जो है कवक की कमी की वजह से, ऊपर जो है ये आपका जीवाणु की कमी की वजह से आपको देखने को मिलता है। किट्टू रोग पक्सिनिया ग्रेमिनिस टीट्रिकी, ये कवक जनित रोग है, ठीक है। गेहूं टीला कंड, प्यारे बच्चों ऑस्ट्रिलोगो नूडा टीट्रिकी, ये कवक जनित रोग है। अगला देखिए गन्ना, लाल सड़न रोग हो जाता है प्यारे बच्चों कोलेटोटिकम, और ये आपका फॉल कटम कवक जनित रोग है। तो ये वाली चीजें आपने यहाँ पर समझ ली। मनुष्य से संबंधित जो रोग हैं वो भी आप यहाँ पर देख लो। मनुष्य की अगर बात करें प्यारे बच्चों, किसकी बात करें? मनुष्य की अगर बात करें तो मनुष्य के कौन से रोग हो सकते हैं? जीवाणु और विषाणु हमने यहाँ पर दो ले लिए हैं, ठीक है। तो एक बात ध्यान दो, देखिए जो बैक्टीरिया वाले, एक तो आंत्र ज्वर है प्यारे बच्चों, दूसरा टेटनेस है, फिर तपेदिक है, कुष्ठ रोग है, प्लेग है, निमोनिया है, हैजा है, काली खांसी है, डिप्थीरिया है, सिफिलिस। तो ये जो रोग है प्यारे बच्चों ये जीवाणु जनित है, ठीक है। विषाणु जनित जो वायरस से हो जाते हैं ये किसकी वजह से? बैक्टीरिया की वजह से। तो विषाणु की वजह से देखिए जुकाम है आपका, फिर देखिए गलसुआ है, पोलियो है, चेचक है, एड्स है, HIV एड्स, छोटी माता जिसे चिकन पॉक्स बोलते हैं प्यारे बच्चों, डेंगू बुखार आ जाता है, खसरा हो जाता है, ट्रैकोमा है, और पीलिया या हेपेटाइटिस है। वहीं आगे बात रेबीज है, इबोला है, मेनिनजाइटिस है, इन्फ्लुएंजा है। तो ये प्यारे बच्चों जो है ना आपके ये विषाणु जनित रोग है। कौन से रोग हैं? विषाणु जनित। प्यारे बच्चों अगर बात करें प्रोटोजोआ की वजह से, किसकी वजह से? प्रोटोजोआ की वजह से। तो प्रोटोजोआ की वजह से जो है आपका, देखिए सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो है आपका मलेरिया। क्या पूछा जाता है? मलेरिया, वो प्रोटोजोआ की वजह से मलेरिया हो गया। उसके बाद पायरिया भी है, काला जार प्यारे बच्चों ये भी बहुत पूछा जाता है। कौन सा? तो काला जार, तो ये भी किसकी वजह से? प्रोटोजोआ की कारण हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए पेचिस है और निद्रा रोग, ये आप याद रखना प्रोटोजोआ की वजह से। अनुवांशिकी की वजह से, उसमें दो चीजें आप ज्यादा याद रखना, किसकी वजह से? अनुवांशिकी जो रोग होते हैं प्यारे बच्चों, एक तो वर्णांधता है, क्या है? वर्णांधता, और एक होता है हीमोफीलिया। तो एक तो आप याद रखोगे कि वर्णांधता है, और एक याद रखना हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, वर्णांधता का मतलब क्या होता है? कलर विजन बोलते हो ना, वही होता है आपका। अग्निवीर वाले जानते होंगे, ठीक है। तो अनुवांशिकी अर्थात जेनेटिक्स है, ठीक है। ये कौन से हो जाते हैं? वर्णांधता, हीमोफीलिया। और सिंड्रोम जितने में लगाओ, चाहे पटाऊ हो, चाहे डाउन हो, चाहे टर्नर हो, तीनों प्यारे बच्चों अनुवांशिकी बीमारियां हैं। कि अनुवांशिकी का मतलब क्या होता है? ये जो है वंश में चलती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन
कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एक्वेरियम। कहने का मतलब है ये कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। एक्वेरियम क्या है, यहां पर आप इमेज में देख पा रहे हो, क्योंकि वन, नदी, महासागर, ये सारी चीजें जो हैं ये कृत्रिम नहीं है, बल्कि ये कैसी हैं, तो ये नेचुरल है। ठीक है, नेचर की हैं। ठीक है, नेचर की हैं प्यारे बच्चों। चलिए अब इसके फैक्ट समझिए। देखिएगा यहाँ पर कुछ तथ्य लिए हमने। देखिए सबसे पहले बात करेंगे तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और ये पहली बार 1973 में मनाया गया था। देखिए अगर बात करें तो ओणम को जो है आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। अगर बात करें कि पारिस्थितिकी विज्ञान का केंद्र प्यारे बच्चों कहाँ थे? ये बेंगलुरु में स्थित है। वहीं आगे देखिए पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? तो रेटर को जाता है। और प्यारे बच्चों अगर रेटर ऑप्शन में ना मिले तो आप लगा देना अर्नेस्ट हैकल। ठीक है, किसको लगाएंगे? अर्नेस्ट हैकल को लगाएंगे। वहीं अगर बात करें पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली जो है किसने प्रस्तुत की? तो एजी टॉन्सले ने प्रस्तुत की थी। देखिए अगर क्वेश्चन करता है कि भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रामदेव मिश्रा। क्या हो जाएगा? रामदेव मिश्रा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीजें दिखाई गई हैं आपको, जिसमें मैं बात करूं तो पर्यावरण के घटक हैं। क्या है? पर्यावरण के घटक। फिर भी जो पर्यावरण के 2 घटक हैं, एक जैविक घटक, दूसरा अजैविक घटक। जैविक घटक में आप देख पा रहे हो, आपको यहाँ पर दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है बच्चों? देखिए जैविक घटक में पहले नंबर पर जीव, फिर वनस्पति, फिर जंतु, फिर अपघटन और फिर पशु। ठीक है, अब अपघटन में क्या? तो बैक्टीरियाज वगैरह आते हैं, ये जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। कौन? बैक्टीरियाज। फिर देखिए अजैविक घटक की अगर बात करें तो पहाड़ हैं, मैदान हैं, मरुस्थल हैं, सागर हैं, नदियां हैं और आपकी झीलें हैं। ये प्यारे बच्चों अजैविक घटक के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से आपने यहाँ थोड़ी सी थ्योरी समझी। अगला फैक्ट देख लीजिए। अगला फैक्ट क्या कह रहा है? परितंत्र के जीव, जिसको आप बोलते हो पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। देखिए इसको अगर बात करें तो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। एक उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता और तीसरा प्यारे बच्चों आपका अपघटक। ठीक है, देखिए उत्पादक की अगर बात करें तो ये स्वपोषी होते हैं। अर्थात स्वपोषी का मतलब क्या होता है? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, स्वपोषी कहलाते हैं। इसमें प्यारे बच्चों पेड़ पौधे आते हैं और कुछ शैवाल आते हैं। ठीक है, आगे अगर उपभोक्ता की बात करें तो उपभोक्ता के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक प्राथमिक उपभोक्ता, एक द्वितीयक उपभोक्ता, एक तृतीयक उपभोक्ता। प्यारे बच्चों प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी आते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता में सर्वाहारी आते हैं, तृतीयक उपभोक्ता में केवल मांसाहारी आते हैं। इस पॉइंट को बढ़िया तरीके से समझो। देखिए शाकाहारी बकरी जो है वो कभी भी मांस नहीं खा सकती, वो केवल आपका घास फूस ही खाएगी। घास खा लेगी, रोटी डाल दोगे रोटी खा लेगी। सेम कंडीशन हिरण की है, क्योंकि ये शाकाहारी होते हैं। इसमें प्यारे बच्चों खरगोश को भी रखा जाता है। ठीक है, किसको? खरगोश को भी जो है रखा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। द्वितीयक उपभोक्ता ये सर्वाहारी होते हैं। प्यारे बच्चों इनमें क्या क्वालिटी होती है? मानव और कुत्ता, 2 उदाहरण हमने ले लिए हैं। ये जो है ना मांस भी खा लेंगे आपकी और रोटी वगैरह भी खा लेंगे। सही है, मांस भी, इसीलिए इनको सर्वाहारी बोला गया है। तृतीयक उपभोक्ता ये प्यारे बच्चों केवल मांसाहारी होते हैं। शेर, चीता, ये प्यारे बच्चों हमेशा मांस खाते हैं। और इनकी क्वालिटी क्या होती है? इनमें अपवाद को छोड़कर क्वालिटी ये होती है कि जिंदा मांस खाते हैं, अटैक करके, हमला करके खाते हैं। ठीक है, वरना अगर मैं बात करूं तो चिड़ियाघर में तो वैसा मांस खा लेंगे, लेकिन जो है जंगल वाला जो है वो हमेशा अटैक करके मांस खाएगा। ठीक है, अब घटक देख लो। अब घटक वो होते हैं जो पृथ्वी को स्वच्छ करने का काम करते हैं। कहने का मतलब है ये वे जीव हैं जो मृत और क्षयकारी पदार्थों को खाते हैं। ठीक है, और जटिल यौगिकों को सरल यौगिकों में तोड़ते हैं। उदाहरण है प्यारे बच्चों बैक्टीरिया और कवक। कहने का मतलब है जैसे पेड़, कोई पेड़ है मान लो, और इस पेड़ की जो प्यारे बच्चों डाल है वो टूटकर अगर जमीन में गिर जाती है, डाल टूटकर अगर जमीन में गिर जाती है तो उसमें आपने देखा होगा दीमक वगैरह लग जाती है, और दीमक जो है उसे खाती है और बाद में उसे मिट्टी में ही परिवर्तित कर देती है। तो अब घटक जो है ये बहुत बड़ा इफेक्ट है किसका? इस परितंत्र का। तो ये वाली बात आपको प्यारे बच्चों बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगला पॉइंट देखिएगा।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन है अपस्थानिक जड़ें निम्न में से किसमें पाई जाती हैं। ठीक है, अपस्थानिक जड़ें निम्न में से किसमें पाई जाती हैं। आपके पास ऑप्शन है आम, ब्लूबेरी, मक्का, गेहूं, सूरजमुखी, चना, गन्ना, मक्का, बांस, गन्ना, कद्दू, आलू। प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी हो जाएगा। कहने का मतलब है गन्ना, मक्का और बांस, इसमें जो है प्यारे बच्चों आपकी अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। अपस्थानिक जड़ें कैसी होती हैं, जैसे मान लो गन्ना है तो अपस्थानिक जड़ें ऐसे निकलती हैं, यहां से। मक्का में आपको ज्यादा दिखाई देंगी, ऐसे करके निकलती हैं। ठीक है, ऐसे करके निकलती है, पेड़ ऊपर हो जाता है कहने का मतलब है, और उसकी थोड़ी सी नीचे वाले हिस्से से निकलती है। इसके फैक्ट क्या है वो समझिए। देखिए जड़ 3 प्रकार की होती है। जड़ कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। तो प्यारे बच्चों कौन कौन सी जड़ होती हैं? देखिए एक तो आपकी मूसला जड़ है, दूसरी रेशेदार जड़ है और तीसरी आपकी अपस्थानिक जड़ है। देखिए मूसला जड़ जिसे आप टैप रूट्स कहते हो, रेशेदार जड़ जिसे फैब्रियस रूट कहते हो, और अपस्थानिक एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, ये 3 जो है आपकी जड़ें होती हैं। देखिए अगर बात करें तो मूसला जड़ जो होती है इसको हमने 3 पार्टों में डिवाइड करने का काम किया है। एक कैसा, एक शंक्वाकार होती है, एक कुंभी रूपी होती है, एक तर्क रूपी होती है। ठीक है, अब देखिए बात अगर शंक्वाकार की का तो प्यारे बच्चों इसमें गाजर आती है, सलजम, चुकंदर आता है, ये आपका कुंभी रूपी में। तर्क रूपी की बात करें तो प्यारे बच्चों मूली आता है। हालांकि ये सारी जड़ें हैं। ठीक है, जड़ों की क्या क्वालिटी होती है, इधर हमने आपको तना बताया है। ठीक है, देखिए जड़ और तना एक्चुअल में होते क्या है। ठीक है, तने का मतलब क्या है, तना जो है वो जमीन से प्यारे बच्चों प्रकाश की तरफ भागता है। कहाँ भागता है? प्रकाश की तरफ, ये इसकी क्वालिटी होती है। और जो है जड़ जो होती है प्यारे बच्चों, ये जड़ जो होती है ये जमीन की तरफ भागती है। किधर भागती है? जमीन की तरफ, और ये प्रकाश की तरफ भागती है। ठीक है, तने का ये क्वालिटी होता है। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, जो जमीन की तरफ भागता है वो क्या कहलाती है? जड़ कहलाती है। और जो है आसमान मतलब सूर्य का प्रकाश मांगता है वो क्या होता है? वो तना होता है। ठीक है, अब देखिए पहले नंबर पे हमने आपको मूसला जड़ बता दी है, दूसरे नंबर पे आप देख सकते हो यहाँ पर रेशेदार जड़। कौन सी? रेशेदार जड़। रेशेदार जड़ प्यारे बच्चों ये गेहूं, चावल और घास में होती है। कैसी होती है? गेहूं, चावल और घास में। एक्चुअल में इसकी वास्तविक जड़ें होती कैसी हैं? जैसे मान लो आपका ये गेहूं का पेड़ है। ठीक है, किसका पेड़ है? ये गेहूं का पेड़ है। तो यहाँ पर जो जड़ें होंगी वो ऐसे निकलेंगी, ऐसे ही निकल जाती हैं चारों तरफ को। ये क्या होती हैं? ये प्यारे बच्चों आपकी रेशेदार जो है जड़ें होती हैं। ठीक है, अब बात करें तीसरे नंबर पे अपस्थानिक जड़ें। देखिए अपस्थानिक जड़ें ये 2 प्रकार की होती हैं, एक कौन सी? स्तंभ मूल और दूसरी अवस्तंभ। ठीक है, अवस्तंभ। देखिए अब अवस्तंभ मूल वाली जड़ें कौन सी है? जैसा मान लो प्यारे बच्चों ये आपका क्या है? ये वृक्ष है। ये क्या है आपका? ये वृक्ष है। तो बरगद की क्वालिटी देखोगे यहां से जड़ें निकलती हैं, ऊपर से टहनियों से ऐसे निकलती है ना। तो ये क्या हो जाएंगी आपकी? ये स्तंभ मूल वाली जड़ होती है। गन्ना का उदाहरण मैंने बता दिया। गन्ना का उदाहरण जैसे मान लो ये गन्ना है तो प्यारे बच्चों यहां से जड़ें निकलेंगी। ठीक है, ये वाली। तो इस प्रकार से जड़ें अगर निकलती हैं तो आप समझ लेना कि वो अवस्तंभ मूल वाली जड़ें, तो यही आपकी अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं। आशा करता हूं प्यारे बच्चों बहुत अच्छी तरीके से ये वाला फैक्ट आपकी समझ में आ गया होगा। अगला देखिए क्वेश्चन अगला क्या है, क्या कि उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति को का सेवन कम करने की सलाह दी जाती है। मतलब अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो उसे किसको कंट्रोल करने की सलाह दी जाती है? आपने सुना होगा, कहते हैं कि भाई नमक की मात्रा कम करो। किसकी मात्रा कम करो? नमक की मात्रा कम करो अगर किसी का जो है ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है या रक्तचाप बढ़ रहा है। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम। ठीक है, अगर कम किया जाए तो क्या कम किया जाए? सोडियम कम किया जाए। और अगर लिया जाए तो क्या ज्यादा लिया जाए? तो प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये जो आपका मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम जो है इसे लेना चाहिए। इससे क्या होता है? मैग्नीशियम से कि ये रक्त वाहिकाओं को आराम देता है और रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक होता है। लेकिन ये सोडियम की तरह इसे कम करने की सलाह नहीं देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मैग्नीशियम लगा सकते हो जब सेवन की बात आए। चलो आगे देखो इसके फैक्ट समझते हैं। देखिए प्यारे बच्चों रक्त की बात की हमने, तो रक्त के बारे में थोड़ा सा समझ लो कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हेमेटोलॉजी कहलाता है। प्यारे बच्चों रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है, अर्थात लिक्विड होता है। ठीक है, पीएच मान इसका 7.4 होता है।
सामान्य व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भाग का लगभग 7% होना चाहिए, जैसी जिसकी बॉडी है, ठीक है। वहीं अगर मेल की बात करें तो प्यारे बच्चों मेल में आपको अर्थात पुरुष में, किसमें, पुरुष में आपको ये 5 से 6 लीटर मिलेगा और फीमेल में प्यारे बच्चों 4 से 5 लीटर मिलेगा, ठीक है। देखिए रक्तदाब अर्थात ब्लड प्रेशर को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो स्फिग्नोमेनोमीटर कहा जाता है। देखिए एक सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब जो होता है प्यारे बच्चों 120 से 80 mmHg होता है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना कि 120 सिस्टोलिक रक्तचाप को दर्शाता है, किसको, सिस्टोलिक रक्त 120 किसको दर्शाता है प्यारे बच्चों, सिस्टोलिक रक्तचाप को दर्शाता है, ठीक है। वहीं 80 जो होता है प्यारे बच्चों ये डायस्टोलिक को दर्शाता है, किसको, डायस्टोलिक को दर्शाता है। ये बात आप याद रखेंगे, डायस्टोलिक को दर्शाता है, ठीक है। देखिए रक्त के थक्का बनने में कौन सहायक होता है, तो प्लेटलेट्स सहायक होती हैं। रक्त में पाई जाने वाली धातु प्यारे बच्चों लोहा होती है। ब्लड बैंक कौन कहलाता है, तो प्लीहा को जो है प्यारे बच्चों आपका ब्लड बैंक कहा जाता है। रक्त समूह कौन कौन से, तो एक तो ए है, दूसरा बी है, तीसरा ए बी है और चौथा जो है प्यारे बच्चों आपका ओ है, ठीक है। देखिए सर्वदाता रक्त समूह कौन होता है, तो ओ होता है और सर्वग्राही रक्त समूह कौन होता है, ए बी प्लस होता है, ठीक है। देखिए परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता प्यारे बच्चों विलियम हार्वे थे। कौन है, तो विलियम हार्वे जो है परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता है और परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एंजियोलॉजी प्यारे बच्चों आपका कहा जाता है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है प्यारे बच्चों, तो अस्थि मज्जा जो है वो रक्त का निर्माण के लिए जाना जाता है। तो आशा करता हूँ ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। और प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्यों में लक्षणों की वंशागति के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ठीक है। सरीसृप विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान, अनुवांशिकता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेनेटिक्स अर्थात अनुवांशिकता कहा जाता है, ठीक है, अनुवांशिकता कहा जाता है। अब इसके फैक्ट भी समझेंगे। देखिए फैक्ट यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, क्या कि अनुवांशिकी के पिता कौन है प्यारे बच्चों, तो अर्थात जनक कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल है और इन्होंने 1900 ईस्वी में लक्षणों के विकल्पों की वंशागति के लिए अपने नियम को जो है प्रस्तुत किया था, ठीक है। देखिए अगर बात करें तो अनुवांशिकता की परिभाषा, देखिए वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचालित होते हैं अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं, ठीक है। आपने बहुत बीमारी सुनी होंगी जो अनुवांशिकता वाली होती है, जैसे मान लो एक हीमोफीलिया है, क्या है, हीमोफीलिया। दूसरा प्यारे बच्चों कलर विजन जिसे आप बोलते हो वर्णांधता। ये सारी बीमारियां कैसी हैं, ये सारी बीमारियां आपकी ऐसी बीमारियां हैं जो अनुवांशिकता है, कहने का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं। और जैसे पटाऊ सिंड्रोम है, मंगोलिज्म है, ये सारी चीजें जो है प्यारे बच्चों अनुवांशिकी बीमारी के अंतर्गत काम करती हैं। देखिए अगर बात करें अगला पॉइंट, ग्रेगर जॉन मेंडल एक गिरजाघर में पादरी थे प्यारे बच्चों, उन्होंने जो है मटर के पौधे में संस्करण में बहुत सारे जो है प्रयोग किए थे, ठीक है। कौन से पौधे में, तो मटर के पौधे। अब देखिए अगला, डब्ल्यू वाटसन ने 1950 ईस्वी में सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का जो है प्रयोग किया था, अर्थात उपयोग किया था। क्वेश्चन कहता है जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग या नाम का उपयोग किसने किया था, तो डब्ल्यू वाटसन ने किया था। आगे देखिए जॉनसन ने सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है, किसका, जीन शब्द का। गुणसूत्र का नामकरण डब्ल्यू वाल्डेयर ने पहले जो 1828 ईस्वी में किया था। फिर देखिए 1956 ईस्वी में जो है जो एस बेंजर द्वारा जीन की आधुनिक विचारधारा दी गई थी, इनके द्वारा जो है दी गई थी, ठीक है। गुणसूत्रों की प्यारे बच्चों संख्या कितनी होती है, 46 गुणसूत्र होते हैं। देखिए 23वीं जोड़ी एक्स अगर है तो इससे बनने वाली जो संतान होगी प्यारे बच्चों वो लड़की होगी। एक्स से क्या होगी, एक्स से क्या होगी, गर्ल होगी, ठीक है। वहीं अगर बात करें प्यारे बच्चों एक्स वाई गुणसूत्र अगर बनता है, एक्स वाई गुणसूत्र अगर बनता है तो उसमें प्यारे बच्चों बॉय होगा अर्थात लड़का होगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर मैंने बताया। देखिए पुरुष का गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। जब महिलाओं में एक गुणसूत्र आंशिक रूप से या पूरी तरह से गायब हो जाता है प्यारे बच्चों तो बीमारी कौन सी हो जाती है, टर्नर सिंड्रोम बीमारी हो जाती है। मानव में 20 आवश्यक अमीनो एसिड्स होते हैं प्यारे बच्चों जो प्रोटीन के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये सारे फैक्ट प्यारे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना, वीडियो छोड़ना मत, ठीक है। आ जाओ आगे, अगला क्वेश्चन देखो,
क्या कहना चाहता है प्यारे बच्चों? कह रहा है अमरबेल या फिर कसकुटा, ध्यान रखना नाम इसका, ठीक है, निम्न में से किसका एक उदाहरण है, ठीक है। तो देखिए अगर बात करें तो अमरबेल जो है प्यारे बच्चों ये एक परजीवी का उदाहरण है। किसका? परजीवी का। परजीवी क्या होते हैं? जैसे मान लो ये एक वृक्ष है, ये क्या है प्यारे बच्चों? एक वृक्ष है, तो यहाँ पर ये टहनियों में लिपटा हुआ होता है, पीले कलर का आपको दिखाई देगा अमरबेल, ठीक है, ऐसे लटक जाता है, पीले कलर का एक पतले से धागा नुमा आकृति होती है, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों ऐसी स्थिति है, ये एक ऐसा पौधा है जो दूसरे पौधों पर निर्भर होकर अपना भोजन जो है प्राप्त करता है। अमरबेल में पर्ण हरिम नहीं होता, कहने का मतलब पत्तियां नहीं होती, इसलिए प्रकाश संश्लेषण से ही अपना भोजन नहीं बना पाता, ठीक है। अमरबेल एक प्रकार की लता है जो वृक्षों या तनों की शाखाओं में लिपट कर अपना भोजन जो है प्राप्त करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? सबसे विषैली मछली है। प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, पाषाण, विद्युत, आरा, समुद्री घोड़ा। तो प्यारे बच्चों जो पाषाण मछली है ये सबसे विषैली मछली है। एक बात और ध्यान रखना, अगर आपको ऑप्शन में पफर मछली मिलता है तो ये भी आप लगा सकते हो, ठीक है। पफर मछली मिलता है तो ये भी आप लगा सकते हो, दोनों आपको साथ में नहीं मिलेंगे। पफर मछली जो है प्यारे बच्चों ये बहुत विषैली मछली है और इसे कुछ जगह टॉड मछली के नाम से भी जानते हैं। कौन सी मछली? टॉड फिश के नाम से भी इसे कहीं बोलते हैं, ठीक है। तो ये मछली भी बहुत जो है प्यारे बच्चों, पफर या टॉड मछली ये बहुत खतरनाक है। इसके अंदर एक जहर होता है जो होता है टेट्रोडॉक्सिन, ठीक है ना। क्या होता है? टेट्रोडोटॉक्सिन। ये जहर होता है जो बहुत शक्तिशाली विष होता है, ठीक है, जो मनुष्यों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। अब इसके फैक्ट समझिए, देखिए प्यारे बच्चों कुछ फैक्ट हैं इसके। अरस्तु, सबसे पहला फैक्ट क्या है? अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसका? तो जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आप कहोगे कि अरस्तु को कहा जाता है। देखिए 1735 ईस्वी में कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टम नेचुरे में 4000 से अधिक जो है जीवों का वर्गीकरण किया है, ठीक है। वहीं इन्हें ही फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है, ठीक है। देखिए सभी एक कोशिकीय प्राणियों को एक समूह प्रोटोजोआ संघ में प्यारे बच्चों जो है रखा गया है। प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा गोल्डफस ने किया था, ठीक है। अब इसमें जो प्रोटोजोआ संघ में वो आते हैं वो समझ लो, अमीबा है, पैरामीशियम है, युगलिना है और एसिटिबुलेरिया है, ठीक है। ये सभी जो है प्रोटोजोआ संघ के उदाहरण है। देखिए अगर बात करें सिलिंट्रेटा क्या है प्यारे बच्चों? ये एक प्रवाल जंतु है, ठीक है। इसका नया नाम क्या है? तो प्यारे बच्चों निडेरिया है। इसका नया नाम क्या है? तो निडेरिया है, ठीक है। अब देखिए ग्रेट बैरियर रीफ, देखिए ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसका निर्माण इन जंतुओं के द्वारा ही हुआ है। क्या जैसे मतलब मान लो ये होता किसका? तो प्यारे बच्चों इन जंतुओं की एक क्वालिटी होती है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है स्रावित करते हैं। उदाहरण में मान लो आप हाइड्रा, ऑरेलिया और मूंगा, ये जो है इसके उदाहरण हैं, ठीक है। अब देखिए प्लेटीहेल्मिन्थीज, देखिए इन सभी जीवों में आहार नाल नहीं होती है, इसलिए ये सभी जीव जो है दूसरों पर आश्रित होते हैं, सही है। अर्थात कह सकते हो आप परजीवी होते हैं, जैसे प्लेनेरिया, फेसियोला, टीनिया और जो है प्यारे बच्चों आपका सोलियम, ठीक है। अब देखिए बात करेंगे एस्केलमिन्थीज, इन्हें जो है प्यारे बच्चों गोल कृमि भी कहते हैं, अर्थात राउंड वर्म भी कहते हैं। ये जीव जो है आकार में गोल होते हैं, ठीक है। साथ ही स्वतंत्र जीवी और परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं, जैसे एस्केरिक थ्रेड वर्म, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, ठीक है। एनेलिडा, प्यारे बच्चों ये प्राणी जलीय भी हो सकता है, ठीक है। क्या? एनेलिडा, और स्थलीय भी हो सकता है, दोनों प्रकार के हो सकते हैं, जैसे केचुआ है और जोक है। प्यारे बच्चों केचुआ जो है ये वाटर के अंदर भी रह सकता है और बाहर भी रह सकता है, सही है। आर्थ्रोपोडा देख लो आप, ये प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। सबसे बड़ी बात क्या? प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो आप कह सकते हो आर्थ्रोपोडा। देखिए पृथ्वी पर लगभग 2/3 भाग पर जो है प्यारे बच्चों आपका आर्थ्रोपोडा पाया जाता है। इस संघ के जंतु जो है जल, थल और वायु तीनों स्थानों पर जो है आपके पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो बिच्छू है, मकड़ियाँ हैं, झींगा है, केकड़ा है, मधुमक्खी है, कॉकरोच, ये जो है प्यारे बच्चों आपके आर्थ्रोपोडा के सबसे बड़े उदाहरण हैं। और इनकी मतलब आप पृथ्वी में जानते हो इनका संघ जो है बहुत बड़ा है, ठीक है। आइए फैक्ट अगला देखिएगा। अगले फैक्ट में देखेंगे, यहाँ पर गौर कीजिएगा, इटाइनोडर्मेटा। देखिए इस संघ के सभी सदस्य जो है प्यारे बच्चों समुद्री होते हैं। कैसे होते हैं? समुद्री होते हैं। इन जीवों की जो त्वचा है उस पर कांटे पाए जाते हैं। अब उदाहरण देख लो प्यारे बच्चों, जैसे स्टार फिश, इसे स्टेरियस भी बोलते हैं, ठीक है। समुद्री अर्चन, समुद्री खीरा और ब्रिटल स्टार,
ठीक है, ये सारी क्या है प्यारे बच्चों, ये आपकी फिशेस हैं, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मोलास्का बात करते हैं प्यारे बच्चों, क्या बात करेंगे, मोलास्का। मोलास्का की बात, इन जीवों का शरीर जो है प्यारे बच्चों मुलायम होने के कारण इन्हें मोलास्का कहा जाता है। इनका शरीर कैसा होता है, बहुत मुलायम होता है, इसीलिए इनको हम मोलास्का बोलते हैं। देखिए इन जीवों में श्वसन गिल्स द्वारा होता है, मतलब जो श्वसन क्रिया होती है वो गिल्स के द्वारा करते हैं, जैसे ऑक्टोपस है, सिपिया है, सिप है और हेलियोटिस है और पायला या घोंगा होता है। पायला या घोंगा, देखिए घोंगा को ही पायला बोला जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, कार्डेटा। देखिए ये संघ सभी संघों से बड़ा है और बहुत ही महत्वपूर्ण संघ है, ठीक है। देखिए इस संघ में मछली, सांप, केचुआ, केचुआ, तोता, मनुष्य, बकरी, घोड़ा आदि जो है प्यारे बच्चों आते हैं। कॉर्डेटा के प्रकार की बात करें तो कॉर्डेटा के प्यारे बच्चों आपके निम्न प्रकार होते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले मत्स्य वर्ग होता है, फिर उभयचर वर्ग होता है, फिर सरीसृप वर्ग होता है, फिर पक्षी वर्ग होता है, फिर आपका स्तनधारी वर्ग होता है। देखिए समुद्री घोड़ा एक प्यारे बच्चों मछली है, जबकि समुद्री गाय, समुद्री सिंह एक मैमल अर्थात स्तनपायी है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, समुद्री गाय हो या समुद्री सिंह हो एक मैमल है अर्थात स्तनपायी है, लेकिन जो समुद्री घोड़ा एक प्रकार की प्यारे बच्चों आपकी क्या है, फिश है। क्या है, फिश है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। पाषाण मछली प्यारे बच्चों, अभी पीछे इसी का क्वेश्चन मैंने बताया था, स्टोन फिश कहते हैं उसे, सबसे विषैली मछली होती है, ठीक है। हमिंग बर्ड या गुंजन पक्षी सबसे छोटा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है, ठीक है। ऑस्ट्रिच एक दौड़ने वाला बहुत बड़ा विशाल पक्षी है जिसे शुतुरमुर्ग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे देखिए, कीवी एक दौड़ने वाला पक्षी है जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम एप्टेरिक्स है। क्या है प्यारे बच्चों, वैज्ञानिक नाम एप्टेरिक्स है। तो ये सारे फैक्ट आपकी समझ में आ गए। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है आपसे, देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, मानव शरीर का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कहने का मतलब है एंड्रियास वेसालियस, ठीक है। इनको जो है मानव शरीर रचना विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब इसके फैक्ट देखिए, कुछ फैक्ट है प्यारे बच्चों, क्या देखिए यहाँ पर ध्यान देना, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। इस मत को देने वाले व्यक्ति कौन थे, तो हॉक्सले थे, ठीक है। मानव शरीर का अध्ययन सर्वप्रथम किया तो मैंने आपको बताया एंड्रियास वेसेलियस ने किया था, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है प्यारे बच्चों, माइकोप्लाज्मा या PPLLO बोल सकते हो, ठीक है। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है, ठीक है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है प्यारे बच्चों माइटोकांड्रिया में होता है, ठीक है। जीवित कोशिका की खोज किसने की, ल्यूवेन हॉक ने की थी, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। सबसे छोटी कोशिका प्यारे बच्चों जीवन की है, वो क्या है, माइकोप्लाज्मा, और ये इसे बोलते हो आप गैलेसेप्टिकमा, ठीक है। सबसे लंबी कोशिका मनुष्य की रीढ़ की हड्डियां और मस्तिष्क में पाई जाने वाली कोशिकाएं, इसे शॉर्ट में आप कह सकते हो प्यारे बच्चों तंत्रिका तंत्र। क्या कह सकते हो, तंत्रिका तंत्र। प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो राइबोसोम को कहा जाता है। कोशिका भित्ति, देखिए ये केवल पादप कोशिका में पाई जाती है और ये किसकी बनी होती है प्यारे बच्चों, तो आप कह सकते हो कि सर ये जो है आपकी सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। कारक काय की बात करें तो इसकी खोज जो है बोवेरी ने की थी, ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। राइबोसोम प्यारे बच्चों सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिका तथा J.E. पैलाडे ने जो है 1955 में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा था, ठीक है। और 1958 ईस्वी में रॉबर्ट ने जो है प्यारे बच्चों इसका नामकरण किया था राइबोसोम को, बहुत अच्छी तरीके से आप याद रखना। माइटोकांड्रिया की बात करें प्यारे बच्चों तो माइटोकांड्रिया जो होता है इसकी खोज अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में की थी। बेंडा ने प्यारे बच्चों इसका नामकरण जो है किया था, माइटोकांड्रिया इसका नाम दिया था। माइटोकांड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर में ये आपको देखने को मिलता है। चलिए अगली बात समझो प्यारे बच्चों, देखिए गोल्जी काय को समझ लेते हैं। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी जो इटली के रहने वाले थे उन्होंने की थी। ये सूक्ष्म नलिकाओं के समय एवं थैलियों का बना होता है, ठीक है। सूक्ष्म नलिकाओं के समान होता है, ठीक है, यहाँ पर समान होता है, सही। लाइसोसोम की बात करें तो इसकी खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये गोल इकहरी झिल्ली से घिरा हुआ प्रतीत होता है प्यारे बच्चों। वहीं बात करें तो इसका सबसे प्रमुख कार्य बाहरी पदार्थों का पाचन करना होता है। इसमें 24 प्रकार के जो है एंजाइम पाए जाते हैं तथा इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहते हैं। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, लवक
देखिए लवक यह केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। तो एक बात ध्यान रखना, ये सभी लगा सकते हो, ये सभी आप लगा सकते हो। कहने का मतलब है लवक के अंतर्गत एक हरित लवक होता है, एक अवर्णीय लवक होता है, एक वर्णीय लवक होता है। ठीक है, ये सभी तो लवक इनमें से कौन सा है? तो ये सभी जो है प्यारे बच्चों लवक हैं। अब देखिए इसके फैक्ट समझिएगा। फैक्ट क्या समझेंगे आप, यहाँ पर गौर कीजिएगा। हरित लवक, देखिए ये हरे रंग का होता है। हरित लवक कैसे होते हैं? तो ये हरे रंग के होते हैं। दूसरी बात देखिए, अगर बात करें तो पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है प्यारे बच्चों? तो कैरोटीन के निर्माण होने के कारण पत्तियां जो है पीली हो जाती हैं। ठीक है, और पत्तियां हरी क्यों होती हैं प्यारे बच्चों? क्लोरोफिल नामक हरा रंग द्रव्य होता है जिसकी वजह से ये हरी हो जाती हैं। ठीक है, वहीं आगे अगर बात करें तो क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक होता है। ठीक है, देखिए एंथोसाइनिन, देखिए क्या एंथोसाइनिन वर्णक संश्लेषित होता है प्यारे बच्चों, तो पत्तियों का रंग जो है लाल आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने अभी बताया कि इसके प्रकार, देखिए एक क्या होता है हरित लवक होता है, एक होता है अवर्णीय लवक। ठीक है, कौन सा लवक? अवर्णीय लवक। देखिए अवर्णीय ये रंगहीन लवक है। ये पौधों के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रह जाते हैं। ठीक है, जैसे जड़ें एवं भूमिगत तना। ठीक है, फिर बात करें वर्णीय लवक की। वर्णीय लवक ये प्यारे बच्चों एक रंगहीन लवक होता है। ये लाल, पीला, नारंगी होता है। जैसे पुष्प, फल आदि जो होते हैं प्यारे बच्चों उनका कलर होता है। ठीक है, केंद्रक की बात करें तो देखिए ये कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है। केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा जो है पदार्थ जाल के रूप में आपको दिखाई पड़ता है। उसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। ये प्रोटीन एवं डीएनए का बना होता है प्यारे बच्चों। किसका बना होता है? प्रोटीन एवं डीएनए का। अगला फैक्ट देखिए, कोशिका विभाजन। देखिए कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़कर अनेक मोटे व छोटे धागों के रूप में जो है संगठित हो जाता है। इन धागों को जो है आप क्या कहते हो? तो गुणसूत्र कहा जाता है। ठीक है, मनुष्य में 23 जोड़ी प्यारे बच्चों गुणसूत्र होते हैं। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम अगर मैं कहूं तो 1855 ईस्वी में जो है वीर चाउ ने देखा था। ठीक है, डीएनए की खोज किसने की? तो जेम्स वाटसन एवं क्रिक ने की थी। पहले जो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, इंग्लिश में यहाँ पर आप देख सकते हो। आरएनए की खोज किसने की थी? तो जेम्स वाटसन एवं आर्थर ऑर्ग ने की थी। इसको क्या कहते हैं आरएनए को? तो राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। जीव विज्ञान का जनक जो है किसे माना जाता है? किसका जनक? जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। कहने का मतलब ऑप्शन आपका बी ठीक हो जाएगा। कौन सा ठीक हो जाएगा? बी। जीव विज्ञान का जो जनक है अरस्तु को माना जाता है। अब देखिए यहाँ कुछ फैक्ट है उनको समझ लीजिएगा। देखिए एक तरफ तो लिखी हुई है शाखाएं और एक तरफ है प्यारे बच्चों आपके जनक। ठीक है, समझो इनको। जीव विज्ञान के तो मैंने आपको बताई दिए हैं कि अरस्तु हैं, और वहीं प्यारे बच्चों अगर बात करें तो जंतु विज्ञान के भी आपके अरस्तु ही हैं। वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेस्टस हैं। अनुवांशिकी के प्यारे बच्चों ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। ठीक है, और वहीं जीवाश्मिकी के बात करें तो लियोनार्डो डी विंसी हैं। ठीक है, चिकित्सा शास्त्र के आपके हिप्पोक्रेटस हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान के प्यारे बच्चों लुई पाश्चर हैं। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के वॉन बेयर हैं। जीवाणु विज्ञान के प्यारे बच्चों आपके ल्यूवेन हॉक हैं। कवक विज्ञान के माइकेली हैं। तो ये वाले समझे। अब आप इधर समझ लीजिए कुछ। देखिए प्रतिरक्षा विज्ञान के एडवर्ड जेनर हैं। कोशिका विज्ञान के प्यारे बच्चों रॉबर्ट हुक हैं। भारतीय परिस्थितिकी के आर मिश्रा हैं। सही है। भारतीय बायोलॉजी के आर कश्यप हैं। भारतीय शैवाल विज्ञान के ए आयंगर हैं। ठीक है, वर्गकी के कौन है प्यारे बच्चों? तो लीनियस जी हैं। तो ये वाले पॉइंट आपने शाखा और जनक के अंतर्गत समझ लिए। ठीक है, आ जाओ देखिए अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन जो है प्यारे बच्चों क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर न्यूरोलॉजी कहलाता है। ठीक है, न्यूरोलॉजी। इसे आप न्यूरो साइंस भी कह सकते हो। तो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन जो है प्यारे बच्चों न्यूरो साइंस या न्यूरोलॉजी कहलाता है। इसके फैक्ट देखिए प्यारे बच्चों। देखिए ऑन्कोलॉजी, सबसे पहले ऑन्कोलॉजी जो प्यारे बच्चों कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन करते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, फिर देखिए कॉन्ड्रोलॉजी उपस्थिति से संबंधित इसमें जो है अध्ययन करते हैं। ऑस्टियोलॉजी प्यारे बच्चों अस्थियों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। हेमेटोलॉजी रुधिर का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी प्यारे बच्चों तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन होता है। ठीक है, वायरोलॉजी इसमें विषाणुओं या वायरस का अध्ययन किया जाता है। बैक्टीरियोलॉजी प्यारे बच्चों जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है,
एंटोमोलॉजी इसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है। मिर्मेकोलॉजी इसमें चींटियों का अध्ययन किया जाता है। मेलेकोलॉजी इसमें मोलास्का और इनके जो है खेलों का अध्ययन किया जाता है, मतलब खेलों का मतलब खोलों का अध्ययन किया जाता है। सही है। इक्थियोलॉजी ये कह रहे जो मत्स्य की संरचना, कार्य की आदि का जो है अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। सर्पेटोलॉजी सर्पों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। हर्पेटोलॉजी इसमें उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी इसमें कह रहे जो पक्षियों का अध्ययन जो है इसके अंतर्गत किया जाता है। डर्मेटोलॉजी त्वचा तथा इसके रोगों का अध्ययन किया जाता है। टेटोलॉजी इसमें उपार्जित लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। देखिए और समझ लीजिए थोड़े से, यहाँ बात करें तो फिजियोलॉजी पहले जो शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्यविधियों का अध्ययन जो होता है किसके अंतर्गत, फिजियोलॉजी के अंतर्गत होता है। पेडोलॉजी देखिए इसमें मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि, कहने का मतलब है मिट्टियों का जो अध्ययन है, किसका अध्ययन, मिट्टियों का, वो सारा इसके अंतर्गत किया जाता है किसके, पेडोलॉजी के। फिर देखिए जेरोंटोलॉजी मनुष्य में वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के सामाजिक, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक और आपका जैविक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी कह रहे जो मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। बायोनिक्स जैविक जगत के गुणों, सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों व अभियांत्रिकी तंत्रों का अध्ययन जो है या निर्माण किया जाता है। ठीक है। बायोनोमिक्स जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है। मायोलॉजी मनुष्य की पेशियों का अध्ययन है, कई बार प्यारे बच्चों एग्जाम में पूछा जा चुका है। मेमोलॉजी ये देखिए इस जगह दोनों मायोलॉजी और मेमोलॉजी, मनुष्य की पेशियों का अध्ययन होता है तो आप समझ लो मायोलॉजी, और मेमोलॉजी इसमें स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन होता है। ठीक है। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन होता है। एग्रोस्टोलॉजी घास से संबंधित अध्ययन होता है। तो आशा करता हूं प्यारे बच्चों ये वाला फैक्ट आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन गुणसूत्र किसके बने होते हैं। ठीक है, क्या गुणसूत्र किसके बने होते हैं। प्यारे बच्चों जो गुणसूत्र होते हैं ना वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, डीएनए और हिस्टोन से, ध्यान रखना है आपको, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला देखिए क्या कहना चाहता है अगला क्वेश्चन, एडम्स एप्पल किस अंग से जो है संबंधित है। कौन सा एडम्स एप्पल जो है प्यारे बच्चों किस अंग से संबंधित, राइट आंसर हो जाएगा स्वर यंत्र से। कहां से, स्वर यंत्र से संबंधित है। फिर देखिए कौन सा अंग जो है प्यारे बच्चों शरीर के ताप को नियंत्रित करने का कार्य करता है। कौन सा अंग शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ा। फेफड़ा जो है प्यारे बच्चों शरीर के ताप को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कुनैन औषधि को किसने खोजा था। जो कुनैन औषधि है प्यारे बच्चों उसको किसने खोजा था, इसका राइट आंसर हो जाएगा रेबी ने। ठीक है, किसने, रेबी ने खोजा था। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा औषधियां हैं और उनके जो है खोजकर्ता, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ प्यारे बच्चों आविष्कारक है और एक तरफ आविष्कार, एक तरफ आविष्कारक। देखिए चेचक का टीका, इसकी खोज डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने की थी। टाइफाइड का टीका प्यारे बच्चों अल्मरोथ, एडवर्ड राइड, रिचर्ड फिकर और विल्हम कोले ने की थी। खसरे का टीका मॉरिस हेलमैन ने की थी। बीसीजी का टीका डॉक्टर अल्बर्ट कैलमेट और डॉक्टर कैमिली गुएरिन ने की थी। पेनिसिलिन की खोज प्यारे बच्चों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन आईपीवी डॉक्टर जोनास सॉल्क ने की। रेबीज का टीका प्यारे बच्चों लुई पास्चर और एमिल रुक्स ने की थी। रूबेला टीका प्यारे बच्चों हैरी एम मेयर और पॉल जे पॉकमैन ने जो है की थी। काली खांसी का टीका पल केंड्रिक, लोनी गार्डन और जो है आपका ग्रेस एल्ड्रिन ने की थी। जीवित ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी, इसकी खोज डॉक्टर अल्बर्ट साबिन ने की थी। ध्यान देना, अब इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए, यहां भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए हाइड्रोफीलिया चिकित्सा का संबंध लुई पास्चर से है। ठीक है, कृत्रिम हृदय परिवर्तन का संबंध जो क्रिश्चियन बेनार्ड से है। टाइफाइड के जीवाणु की खोज रॉबर्ट ने की थी। क्षय रोग एवं हैजे के टीका की खोज जो है जो रॉबर्ट कोच ने की थी। टीके के आविष्कार कौन है जो एडवर्ड जेनर। ठीक है, जीवाणु की खोज लिवेन हॉक ने की। विषाणु की खोज जो इवानो विस्की ने की। ठीक है, प्रोटोजोआ की गोल्ड फस ने की थी।
कीटनाशक डीटीटी पॉल मूलर ने इसकी खोज की थी। रेबीज की खोज प्यारे बच्चों लुई पाश्चर ने की थी। HIV के वायरस की खोज लुक मॉन्टिग्नियर ने की थी। कीमोथेरेपी की खोज पॉल एरलिच ने की थी। एंटीजन की खोज लैंड स्टीनर ने की थी। पेचिस या प्लेग चिकित्सा की खोज किंटाजातो ने की थी। इंसुलिन की खोज प्यारे बच्चों बेंटिंग एवं बेस्ट ने की थी। तो ये वाला पॉइंट आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अगला आ जाओ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिरा और धमनी को एक दूसरे से कौन जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, सिराओं और धमनियों को एक दूसरे से जोड़ने का काम कौन करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैपिलरी। कैपिलरी जो है प्यारे बच्चों जोड़ने का कार्य करता है। देखिए आगे कह रहा है मनुष्य में रक्तचाप का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि जो है करती है। मनुष्य में रक्तचाप का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों तो आप उत्तर लगा सकते हो एड्रीनल ग्रंथि। क्या लगाओगे प्यारे बच्चों, एड्रीनल ग्रंथि जो है मनुष्य में रक्तचाप का नियंत्रण करती है। वहीं अगर इसकी जगह अधिवृक्क लिखा मिल जाए, अधिवृक्क, तो ये भी आपका राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथियां भी जो है वो रक्तचाप का नियंत्रण करने का कार्य करती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पहले जो सबसे बड़ा स्तनधारी का नाम क्या है। सबसे बड़ा स्तनधारी का नाम क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल ऑप्शन डी, ब्लू व्हेल जो है पहले जो सबसे बड़ा स्तनधारी है। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन अगला आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है। पहले जो आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, प्राइमेट्स में रखा गया है आधुनिक मानव को। ठीक है, फिर देखिए अब इसमें थोड़ा सा एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ जीव जंतु हैं जिनके वैज्ञानिकी नाम दिए गए हैं। ठीक है, गौर कीजिएगा। देखिए एक तरफ जीव लिखा है, फिर जो एक तरफ वैज्ञानिकी नेम है। देखिए मनुष्य की बात करें तो होमो सैपियंस कहते हैं। ठीक है, बिल्ली की बात करें तो फेलिस डोमेस्टिका कहा जाता है। आम की बात मैग्नीफेरा इंडिका कहा जाता है। कुत्ते को प्यारे बच्चों कैनिस फैमिलियर्स कहा जाता है। सरसों को ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस कहा जाता है। मीठा मटर को प्यारे बच्चों पाइमस ओडोटोरस कहा जाता है। गेहूं को ट्रिटिकम एस्टिवम कहा जाता है। मक्खी को मास्का डोमेस्टिका कहा जाता है। फिर देखिए नीम को प्यारे बच्चों तो इसको अजदिरास्टा इंडिका कहते हैं। बरगद को फिकस बेंथालिसेस कहते हैं। ठीक है, फिकस की जगह फाइकस भी मिल सकता है, फाइकस बेंथालिसेस। बांस को बाम्बोसा ऑर्डिनरी फोलिया कहा जाता है। ठीक है, तुलसी को ओसिमम सेक्टम कहा जाता है। चंदन को प्यारे बच्चों संताल एल्बम कहते हैं। मनी प्लांट को एपीप्रेमनम ऑरियम कहा जाता है। फिर देखिए पुदीना को मेंथा ऑर्वेंसेस कहा जाता है। तंबाकू को निकोटीना टोबैकोटम कहा जाता है। ड्रमस्टिक को पेरेचो मोरिंगा ओलिफेरा कहा जाता है। कपास को गोस्पियम हर्बेसम कहा जाता है। तो ये वाले पॉइंट आपकी समझ में आ गए होंगे। कहना चाह रहा है डॉक्टर द्वारा स्फिग्नोमेनोमीटर से क्या जांचा जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर द्वारा स्फिग्नोमेनोमीटर से रक्त का दबाव मापा जाता है। किसका दबाव, रक्त का। अब ध्यान दो, रक्त की बात हुई तो रक्त का जो पीएच मान होता है, रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, तो वो होता है आपका 7.4 क्या पीएच मान। ठीक है, वहीं इसका अध्ययन क्या कहलाता है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है, हेमेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, हेमेटोलॉजी कहलाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। वहीं अगर बात करें तो निर्माण कहाँ होता है प्यारे बच्चों, रक्त का निर्माण कहाँ होता है, यह उसका बैंक किसे कहते हैं, तो पीछे बताया था मैंने, अस्थि मज्जा को जो है ब्लड बैंक कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। आगे आ जाओ, देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है, मानव शरीर के सबसे कठोर अस्थि कहाँ पर जो है स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है मानव शरीर के सबसे कठोर जो है अस्थि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, जबड़े में होती है प्यारे बच्चों। कहाँ होती है, जबड़े में होती है। ठीक है, अब देखिए तो इसमें प्यारे बच्चों मांसपेशियां होती हैं। क्या होती हैं, मांसपेशियां होती हैं। ये बात आपको याद रखनी है। और इसका जो भाग होता है उसे हम कहते क्या है, उसे कहते हैं मैक्सिला। क्या कहा जाता है, मैक्सिला।
तो मैक्सिला कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, हमारे शरीर में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? हमारे शरीर में ऊर्जा जो है प्यारे बच्चों किस रूप में संचित रहती है? तो वो होती है वसा के रूप में। सही है। अगला देखिए, अगला क्या कहना चाहता है? पेस मेकर व नेफ्रॉन का संबंध क्रमशः किससे? पेस मेकर व नेफ्रॉन का संबंध मुख्यतः किससे? तो हृदय व यकृत से। नहीं नहीं नहीं, हृदय और वक्र से होगा। ठीक है, किससे होगा? हृदय और वृक्क से होगा। ऑप्शन आपका सी ठीक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव में ताप का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि जो है करती है? मानव में ताप का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? तो वो करती है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है प्यारे बच्चों ताप का नियंत्रण करती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सीपीयू किसे कहा जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो वो कहते हैं प्यारे बच्चों आपके मस्तिष्क को। किसे? तो मस्तिष्क को कहा जाता है। फिर देखिए अगला, मानव हृदय 1 मिनट में कितना रक्त जो है पंप करने की क्षमता रखता है? तो प्यारे बच्चों 5 लीटर पंप जो है कर सकता है। किसे? तो रक्त को। ठीक है, फिर देखो, शरीर में कोलेस्ट्रॉल के आधिक्य से क्या हो जाता है? शरीर में अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाए तो क्या हो सकता है प्यारे बच्चों? दिल का दौरा पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा? दिल का दौरा पड़ जाएगा। अगला देखिए, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण कहाँ होता है? किसका निर्माण? ऊतकों का निर्माण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन में। ठीक है, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण प्यारे बच्चों आपके प्रोटीन में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है इंसुलिन हार्मोन का स्राव जो है कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अग्नाशय। कहने का मतलब है ऑप्शन आपका बी ठीक हो जाएगा। इंसुलिन हार्मोन का जो स्रावित करता है वो कौन करता है? तो अग्नाशय करता है। वहीं अगर बात करें तो कि जो इसका पीएच मान कितना होता है प्यारे बच्चों? इसका पीएच मान जो होता है वो 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आइए इसके फैक्ट समझ लेते हैं। फैक्ट में देखिएगा, देखिए दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है प्यारे बच्चों? तो कैल्शियम व फास्फोरस है। कौन सा है? कैल्शियम व फास्फोरस है। फिर देखिए अगर बात करें तो मानव की पाचन नली लगभग 32 फीट लंबी होती है। कितनी लंबी होती है? तो 32 फीट लंबी होती है। देखिए अगर बात करें तो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है प्यारे बच्चों? तो रेनिन है। कौन सा एंजाइम? रेनिन है। फिर देखिए पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलने का कार्य करता है। किसको? तो पेप्सिन जो होता है प्यारे बच्चों ये प्रोटीन को किस में बदल देता है? तो पॉलीपेप्टाइड में बदलने का कार्य करता है। आगे देखिए पित्त का प्रमुख कार्य जो है प्यारे बच्चों ये वसा का एमल्सीकरण करता है। ठीक है, क्या करता है? वसा का एमल्सीकरण करता है। फिर देखिए पेस मेकर का संबंध प्यारे बच्चों किससे? तो हृदय से होता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक किसे कहा जाता है? तो एक बात ध्यान रखना कि प्लिया या तिल्ली को कहा जाता है प्यारे बच्चों। क्या कहोगे आप? कहा जाता है। तो क्या कहोगे? मानव शरीर में रुधिर बैंक को जो स्टोर करने का काम करता है तो वो कौन करता है? तो प्लिया या तिल्ली जो है प्यारे बच्चों करता है। ठीक है, स्टोर करता है। ये बात आप ध्यान रखना, थोड़ा सा फैक्ट में यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। अगला देखिए, रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ा, यकृत, किडनी प्यारे बच्चों तीनों करते हैं। ठीक है, किसका शुद्धिकरण? तो रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो फेफड़ा, यकृत, किडनी तीनों जो है उसका शुद्धिकरण करते हैं। अगला पॉइंट है प्यारे बच्चों, अगला है मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसका समय कितना होता है प्यारे बच्चों? आरबीसी का, आरबीसी रेड ब्लड कर्पसल्स, इसका समय होता है 120 दिन। ठीक है, फिर देखिए बात करें रक्त में लोहे की मात्रा पाई जाती है और इसका रंग लाल जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। देखिए हेपेरिन की मौजूदगी के कारण शरीर के अंदर जो है रक्त नहीं जमता है। ठीक है, यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग जो है प्यारे बच्चों कैसा होता है? पीला होता है। फिर देखिए स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है और पुरुषों की नसबंदी को वैसेक्टोमी जो है कहा जाता है। सही है, औटू ग्रंथि को जो है प्यारे बच्चों मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। देखिए एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और जो है प्यारे बच्चों रिलैक्सिन तीनों जो है मादा जनन हार्मोन में मदद करते हैं। ठीक है, फिर देखिए बात करें तो टेस्टोस्टेरोन नर लैंगिक एक हार्मोन होता है। ठीक है, तो ये वाला फैक्ट भी समझ में आपकी प्यारे बच्चों आ गया होगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि मैलियस हड्डी हमारे शरीर में कहाँ होती है। तो याद रखना है आपको एक बात कि मैलियस हड्डी जो होती है यह हमारे मध्य कान में पाई जाती है। एक बात ध्यान रखना, मैलियस हड्डी को जो है हथौड़ा हड्डी भी कहा जाता है। ठीक है, कौन सी हड्डी? हथौड़ा हड्डी भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो रचना होती है वो हथौड़ा हड्डी की रचना की तरह ही होती है। तो ये वाली बात आपकी समझ में आ गई हो कि मैलियस हड्डी हमारे शरीर में कहाँ होती है, तो मध्य कान में जो है आपको देखने को मिलेगी। इसे ही हम जो है हथौड़ा हड्डी भी कहते हैं। इसके फैक्ट समझिएगा। फैक्ट क्या है कि देखिए, मध्य कर्ण में कंपन, हैमर, एनविल और स्ट्रिप नाम की 3 हड्डियां और होती हैं। ठीक है, कर्ण प्रत्यय इन कंपनों को बीच की हड्डियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ये 3 हड्डियां हैमर, एनविल और स्ट्रिप हैं, जो ध्वनि की को कई गुना अर्थात 20 गुना बढ़ाने में सक्षम रहती हैं। कान में सबसे छोटी हड्डी स्टेपस होती है। ठीक है, स्टेप्स बोल सकते हो या फिर ऐसे भी देखने को आपको मिल सकता है, स्टेपिज। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, इसे रकाब भी कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है।